यूं तो खामोशी पढ़ने का हुनर आता है, पर अल्फाजों को मिल जाए जुबान तो अच्छा लगता है। अल्फाजों को जुबान जब मिले, कहने वाले को सुनने वाला मिले, कुछ तसल्ली मिले, कुछ हौसला मिले, प्रोत्साहन मिले, शंका का समाधान मिले, प्रगति पथ की राह मिले, आगे बढ़ने की चाह मिले, और उंगली पकड़ने वाला कोई हाथ मिले, तो फिर बात से बात मिले। और इसीलिए प्रारंभ हुआ था हमारा ये कार्यक्रम, बात आपकी हमारी। अहमद फराज नाम के एक मशहूर शायर शायर हैं। उनका एक अ, गजल है जिसमें से दो लाइनें, दो एक शेर है, वो बहुत मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। मैंने अपने कार्यक्रम के लिए इसे थोड़ा सा मोड़ा तोड़ा, तोड़ा मरोड़ा है, और लिखा है कि सुना है कि कहानी भी है और परिचय है नवाचारों की, ये बात है तो बात आपकी हमारी करते हैं। एक और मशहूर शायर हैं अजीज लखनवी। वो कहते हैं कि तुमने छेड़ी तो कुछ खुले हम भी, तुमने छेड़ी तो कुछ खुले हम भी, बात पर बात याद आती है जब आप सबको अवसर मिलता है। शिक्षकों को तो आपकी बातें हैं वो सुनी जाती है, तो फिर इस खुला से, इस खुलने से बात की जाती है, और तब हमारी ये बात आपकी हमारी है, कार्यक्रम की सार्थकता है, वो अपनी सार्थकता की ओर पहुंचता है और पहुंचती है। आज के कार्यक्रम में जो बात करने जा रहा हूं मैं आपके साथ में, वो है रेमेडिएशन। वास्तव में एक अंजाम तक पहुंचना है, उसके लिए बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है, लेकिन उसमें बहुत सारा लड़खड़ाव आते हैं। राह है जो भटकती है, अटकती है, कहीं कांटे होते हैं, मुश्किलें आती है, लेकिन उस समय है कि हमने जो कुछ छोड़ दिया उसे दोबारा पाना है और अपने स्तर तक आना है। उसके लिए हमें उपचारात्मक शिक्षण करना पड़ता है। मेरा ये कहना है कि हम लोग विद्यालय में प्रवेश के साथ जो पहला काम करते हैं, सभी बच्चों के साथ में असेंबली करते हैं, प्रार्थना सभा करते हैं, वहीं से रेमेडिएशन का काम शुरू हो जाता है। विद्यालय में जो लर्निंग की शुरुआत होती है वह दो तरीकों से होती है, अपने कक्षा स्तर के या के बच्चों के साथ में, और विभिन्न बाकी स्तर के बच्चों के साथ भी। प्रार्थना सभा ऐसी स्थान होता है जहां पर हम लोग रेमेडिएशन के लिए सभी स्तरों के बच्चों को एक साथ है वो अवसर दे सकते हैं। प्रार्थना सभा में प्रार्थना बोलने के लिए अगर हम है, बड़ी कक्षाओं के साथ साथ छोटी कक्षाओं के बच्चों को भी खड़ा करते हैं, तो उनमें हौसला अफजाई उन्हें मिलती है, उन्हें अनुभव मिलता है, और धीरे धीरे वो परिपक्वता की तरफ है वो बढ़ते जाते हैं। इसी प्रकार से है हम विभिन्न कार्यक्रम जो अन्य करते हैं, जैसे कि हम लोग अंत्याक्षरी वहां कर रहे हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग हम लोग कर रहे हैं, अनमोल वचन कह रहे हैं, या इतने इस तरह के कई सारे काम होते हैं जिन्हें हमें प्रार्थना सभा में करना होता है। वहां पर हम लोग बराबर अवसर दे रहे हैं उन बच्चों को भी जो किसी छोटी कक्षा में है, और उन बच्चों के साथ जो कि बड़ी कक्षाओं में। तो फिर देखिए कि छोटी कक्षाओं के जो बच्चे हैं, बड़ी कक्षाओं के अनुभवी बच्चों का उंगली पकड़ करके अपनी गति को सीखने की तरफ है वो गतिशील कर लेंगे, बढ़ जाएंगे। यह काम हम लोग प्रार्थना सभा में ही कर सकते हैं। इसके बाद में मैं जब रेमेडिएशन की बात करता हूं, तो सबसे पहले शिक्षकों आवश्यक होता है कक्षा के हमारे पहले 5 मिनट। रेमेडिएशन है उसके लिए हमने है वो बेसलाइन असेसमेंट किया होता है। बेसलाइन असेसमेंट में हमें मालूम है कि कौन सी दक्षताएं हैं वो किस विद्यार्थी को नहीं आ रही है, कहां पर कौन संघर्ष कर रहा है। लेकिन पहले 5 मिनट आपको जो सतत मूल्यांकन करना होता है उसके लिए होता है। पहला 5 मिनट है आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप प्रत्येक बच्चे के चेहरे को भांपते हैं, उसके संवेदनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, और जो आप सिखाने जा रहे हैं उसके लिए वो कितना तैयार है प्रत्येक विद्यार्थी, क्योंकि हमारा मकसद है कि प्रत्येक जो विद्यार्थी है उसको अपने लर्निंग लेवल तक पहुंचाना जो कि उसकी क्लास का लेवल है। तो पहले 5 मिनट में आप सिर्फ बात कीजिए, आप पूर्व ज्ञान के बारे में बात कीजिए, आप वो बात कीजिए जो आपको लगता है कि विद्यार्थी जिसका सहज रूप से जवाब देंगे। जब वो, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि आप है उन्हें अवसर देंगे, कुछ खोलेंगे खुलेंगे वो, तो फिर वो अपनी बात कहना शुरू करेंगे। और जब आपको वो बात बताएंगे, अपनी बात का प्रत्युत्तर देना शुरू करेंगे, तब आप समझ जाएंगे कि कहाँ पर आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, कहाँ है अभी भी
थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ रहा है, और कहाँ है विद्यार्थी ने लक्षित है जो अधिगम है वो कर लिया है, जो दक्षता आपको वहां देनी थी वो उन्होंने प्राप्त कर ली है। तो पहले 5 मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। पहले 5 मिनट ये मानिए कि आपके पूरी आगे की 30 मिनट की कक्षा के लिए नींव का काम करेंगे, उसके ऊपर ही तैयार होगा अगले पूरी क्लास। आपकी जो विषय आप पढ़ाना चाह रहे हैं उसमें से सबसे आसान सी बात है। और दूसरी बात यह है कि लिंकेज करना इसी 5 मिनट में आप है जो पहले दिन पढ़ाए गए या पहले पीरियड में अगर पढ़ाया उसके साथ में आप इस क्लास के विषय वस्तु को दक्षताओं को लिंकेज करना शुरू करेंगे। और लिंकेज करने का बड़ा आसान सा तरीका है, जब एक रेलगाड़ी है एक पटरी से दूसरी पटरी पे कितनी स्मूथली जाती है, उसी तरह से जब पाठ्य वस्तु में परिवर्तन किया जा रहा है तो कतई ये नहीं लगना चाहिए विद्यार्थी को ये कोई नया बोझ मेरे ऊपर आया है, बल्कि ये लगे कि हम जो पढ़ रहे थे उसी को हमने एक नए स्वरूप में है वो पढ़ना प्रारंभ किया, उसी श्रृंखला को हमने आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और तीसरी चीज जो मैंने आपको सबसे पहले बताई थी, सबसे महत्वपूर्ण थी कि हमारे लिए हमारा जो ये कार्यक्रम है रेमेडिएशन का कार्य, ये सस्टेनेबल होना चाहिए, आगे तक ये चलता जाए। एक बार जो सीखा है वो उसके लिए कौशल का काम करे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की हमारे को आवश्यकता होती है, और उसके लिए जरूरत होती है कि प्रत्येक विद्यार्थी पे ध्यान दिया जाए। केवल पहली आगे की पंक्ति में बैठने वाले, पहले सफे में बैठने वाले विद्यार्थी है वही ऐसे नहीं हो कि उन्हें कुछ समझ में आ रहा, पीछे की सफे में या पीछे पंक्ति में बैठने वाले विद्यार्थी भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि पहली पंक्ति पे बैठना हो। वो बच्चा जिसने की अपनी दक्षता को प्राप्त कर लिया वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अभी दक्षता प्राप्त करने में संघर्ष कर रहा है। तो इसके लिए हमने जैसा पहले भी कई बार बताया है कि हम दो तरह का है कक्षा शिक्षण में तरीका अपनाते हैं अध्ययन अध्यापन में। पहली चीज है पीयर लर्निंग, जब आप लोग सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं क्लासरूम में, तो जैसा कि हमने RKSMB के कार्यक्रम में भी जो बेसलाइन कराया था उसके बाद में 2 ग्रुप्स बनाए थे। उस 2 ग्रुप्स का आधार था कि आपको पता है कि कौन कौन सी दक्षताएं किन ग्रुप्स के विद्यार्थियों के लिए नहीं है, जिन्हें अभी ये प्राप्त करनी और किन्होंने प्राप्त कर लिए। तो वहां पर आप पीयर लर्निंग है जो ग्रुप लर्निंग का विशेष रूप से था गतिविधियों का, वो कर सकते हैं। और दूसरा आपको टारगेटेड सपोर्ट करना है उस विद्यार्थी की तरफ ध्यान दे करके जहां पे सपोर्ट की जरूरत होती है। तो ये हमारा रेमेडिएशन का बड़ा अच्छा सा प्रोसेस होता है। एक और बात मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि वर्कबुक है वो आप तक पहुंची है, वर्कबुक बहुत ही अच्छी है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अध्ययन के लिए किताबों से बाहर की दुनिया है, वो गतिविधियां हैं, वो एक आपके लिए ये समझिए कि सहायक अध्ययन सामग्री है, पर ये नहीं कि केवल वही है। शिक्षक के रूप में आप भी उसी तरह की और गतिविधियां निर्माण कर सकते हैं और आपको करनी चाहिए आपके परिवेश में। अगर मान लीजिए गतिविधि है वो वर्कबुक में लिखी है, उसमें लिखा है कि 5 फ्लैश कार्ड है वो दिखाइए, आपके पास वहां नहीं है फ्लैश कार्ड तो कोई बात नहीं, आप श्याम पट्ट का व्हाइट बोर्ड का उसका उपयोग करेंगे, वहां पे स्वयं ड्राइंग बनाएंगे, बच्चों को बुलाएंगे उनके द्वारा बनाएंगे, और प्रत्येक बालक को अगर भागीदारी देंगे तो ये समझिए कि जिसने भागीदारी प्राप्त कर करके कोई भी कार्य को अंजाम दिया है वो दक्षता उसके लिए आजीवन है वो तैयार होगी, जिसे उसने आकर के बाकी बच्चों के लिए प्रेजेंट किया है। तो हमारे लिए रेमेडियल है वो बहुत जरूरी है, और इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें उन्हें एक स्तर तक लाना है। एक शिक्षक के रूप में हमारा दायित्व होता है कि विद्यार्थी के लिए हमें जो चिन्हित किया गया है कम से कम उस स्तर तक हम लोग लेकर के आए। आप देखेंगे कि प्रत्येक वर्कबुक के हर एक वर्कशीट के सबसे ऊपर कोने में लिखा रहता है कि कौन सा दक्षता यहाँ आपको इस गतिविधि से प्राप्त करनी है। हर एक कोई भी विषय वस्तु हो उसमें दक्षता चिन्हित होती है और निहित भी होती है। एक शिक्षक के रूप में पहले हम स्वयं समझे कि कौन सी दक्षता के लिए हम क्या काम कर रहे हैं। हो सकता है कि जो कहानी वहां दे रखी है उसमें बहुत सारी हिंदी की भाषा की दक्षताएं हैं, परंतु आपके पास अगर ऐसा है कि आप और ज्यादा अच्छी गतिविधि वहां बना पा रहे हैं तो आप बनाएं और उसको उपयोग में लाएं, और उसके बाद धीरे धीरे जाकर के वर्कबुक तक जाएं। जब आप इस सफर की तरफ जाएंगे अपनी बनाई हुई गतिविधियों से, फिर जाकर के और वर्कबुक की गतिविधियों की तरफ, तो मान के चलिए कि विद्यार्थी वर्कबुक की गतिविधियों को केवल खाना पूर्ति नहीं करेगा, जबकि उसे और आनंद आएगा। और उद्देश्य यही होता है
आनंददायी हमें शिक्षा देनी है। और जब आनंद आएगा तो फिर उसकी रुचि बढ़ेगी और आपका लक्ष्य वो आसान हो जाएगा। तो आज जो मैंने बात की है उसमें 3 महत्वपूर्ण बात थी। प्रार्थना सभा में हम लोग है कैसे रेमेडिकल की शुरुआत करेंगे, कैसे जो विद्यार्थी जो कम बोलते हैं, अपनी आप को अभिव्यक्ति में थोड़े से पीछे हैं, उनको अभिव्यक्ति का अवसर दे सकते हैं आप। और उसके बाद में क्लासरूम के पहले 5 मिनट। और तीसरी जो खास बात हमने की थी वो थी कि टारगेटेड सपोर्ट के लिए हमें है विद्यार्थियों की पहचान कर करके और टारगेटेड सपोर्ट करना। हमारे साथ में ऐसे भी शिक्षक हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बात आपकी हमारी, जो हमारे सेक्रेटरी साहब ने जब इसको शुरुआत किया था उसका उनका उद्देश्य यही था, बहुत सारे शिक्षक बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, उन वो बाकी सब के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। तो हम उनसे कैसे क्यों न मिलें, उनसे बात करें, उनसे जाने कि वो क्या कहते हैं और उनकी बताएगी उनके द्वारा किए गए कार्यों का जो उद्देश्य है वो हम जाने और उससे प्रेरणा लेकर के वो आदर्श के रूप में बाकी सब भी उनका अनुसरण करें। तो आज हम जो जिन लोगों से आपको मिलवाना चाहते हैं, जिनके वीडियोज हम आपको दिखाना चाहते हैं, उसमें है एक है शिवांगी तिवारी। शिवांगी तिवारी है वो वरिष्ठ अध्यापिका है बीकानेर में। और इनका ये है कि इन्होंने जो हमारी ई कक्षा जूनियर हुआ था, कॉमिक्स बनी थी, एनिमेटेड वीडियोज बने थे, उनमें इन्होंने आवाजें दी थी। और आप सुनेंगे इनकी अगर आवाज को तो लगेगा कि ये किसी पक्षी की आवाज है, किसी दादी की आवाज है, किसी बीमार की आवाज है। इतनी अच्छी तरीके से इन्होंने उसको प्रदर्शित किया था, मुझे लगा कि ये अपने क्लासरूम में इसी तरह से काम करती होगी। तो अपने आप ही बच्चों के लिए रोचक है वो अध्ययन आ रहा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम शिवांगी तिवारी का वीडियो। नमस्ते, मैं शिवांगी तिवारी, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कतरियासर में वर्ष 2018 से पदस्थापित हूँ। विद्यालय में शिक्षण करवाते हुए हम ये अनुभव करते हैं कि विद्यार्थी किसी शिक्षण बिंदु में परेशानी का अनुभव कर रहा है अथवा पूर्व कक्षा में किन्हीं कारणों से उससे वह टॉपिक छूट गया है तो आज तक उस बिंदु से परेशान है। अधिगम में आए इसी अंतराल को पूरा करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण अति आवश्यक है। साथ ही विभाग द्वारा संचालित आओ घर से सीखें और स्माइल जैसे कार्यक्रमों का क्षेत्र में क्रियान्वयन करते हुए मैंने यह अनुभव किया कि शिक्षण के पारंपरिक तरीकों में बदलाव करने की महती आवश्यकता है। नौनिहालों को और समस्त विद्यार्थियों को, विशेषतः प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण आधारभूत शिक्षा और मानसिक बोझ रहित शिक्षा उपलब्ध करवाने का विचार ही मुझे प्रोत्साहित करते रहता है कि मैं कक्षा में कुछ न कुछ नवाचारों का प्रयास करूं। मैंने कक्षा में बच्चों को अपने साथ सहज करने के लिए मैं शुरुआती कुछ मिनट बच्चों से उनकी मातृभाषा में बातचीत करती हूँ। इसके साथ ही कक्ष से बाहर निकलकर खेल के मैदान में अथवा प्रार्थना सभा के मंच पर कक्षाओं का संचालन करना। इसके अलावा कक्षा 4, उदाहरण के तौर पर कक्षा 4 और 5 के विद्यार्थियों को एक साथ बैठाकर अर्थात 2 कक्षा के विद्यार्थियों को एक साथ बैठा करके उन्हें मिश्रित समूहों में बांट करके गतिविधि आधारित शिक्षण करवाना, जिससे कि निम्न कक्षा का विद्यार्थी उच्च कक्षा के विद्यार्थी से सीख सके और उच्च कक्षा का विद्यार्थी जिसके कुछ अधिगम बिंदु छूट गए हैं वो उन्हें अपनी निम्न कक्षा के साथियों के साथ मिलकर के पूरा कर सके और आपसी सहयोग की भावना के साथ विद्यार्थी मिलकर के अधिगम प्राप्त करें। ये थी शिवांगी तिवारी, जिससे हमने सुना कि किस तरह से उन्होंने बहुत सारी विभागीय योजनाएं और घर से सीखे, स्माइल, ई कक्षा जूनियर आदि में काम किया। इसके अलावा एक और शिक्षिका है जिससे मैं आपको मिलवाना चाहूंगा, जिसने इस बार इसी सत्र में नेशनल टीचर अवार्ड जीता है और उनका नाम है अलवर की आशा सुमन। आशा सुमन के पास में सहायक शिक्षण सामग्री का भंडार है। उनके पास में सिर्फ गतिविधियां हैं, वो क्लासरूम में कभी भी बिना गतिविधियों का अध्यापन नहीं कराती। उनके पास कुछ ना कुछ होता है जहां लेकर के वो अपना पिटारा खोलती है और बच्चों के साथ में इंटरेक्शन शुरू कर देती है, पढ़ना पढ़ाना शुरू कर देती है। बच्चे भी आनंदित होते हैं और हाँ, इसमें आशा को भी आनंद आता होगा।
तो देखते हैं वीडियो आशा सुमन का। नमस्कार, मेरा नाम आशा सुमन है और मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खरखड़ा राजगढ़ अलवर में अध्यापिका पद पर कार्यरत हूँ। मेरी 18 साल की सर्विस ग्रामीण क्षेत्र की है। ये मेरा जुनून और दृढ़ निश्चय है कि मैं मेरे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दूं, उनमें सुरक्षा और आत्मविश्वास का भाव पैदा करूं। इसके लिए मैंने छोटे छोटे प्रयास किए। मैं मेरे प्रयासों को 3S यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा में बांटती हूँ और मेरे ये 3S चौथे S यानी कि मेरे स्टूडेंट के लिए कार्य करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने कुछ नवीन प्रयोग किए। कोरोना काल में जब मेरे बच्चों का संपर्क मुझसे टूट गया तो मैंने बच्चों से बात की और मुझे पता चला कि हर बच्चा मोबाइल का प्रयोग करता है, कार्टून देखता है। तो मैंने इस मोबाइल को ही एक टूल बना लिया और मैं बच्चों को छोटे छोटे एनिमेटेड वीडियोस, लाइव वीडियोस बना करके शेयर किया करती थी, जिससे मेरे बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़े रहे। विभाग ने इन वीडियोस को शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के तहत प्रसारित किया। अपने कक्षा कक्षीय शिक्षण को रुचिकर, प्रभावी और आनंददायी बनाने का मेरा प्रयास रहा। मैंने अपने शिक्षण कार्य के दौरान खेल, खिलौने और कठपुतलियों का उपयोग किया। इसके लिए मैंने मेरे विद्यालय में एक टॉय लाइब्रेरी का भी निर्माण किया। 18 वर्षीय शिक्षण अनुभव के दौरान मैंने देखा कि अपराधों का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। महिलाएं, बालिकाएं, बच्चे स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करते और मैंने भी स्वयं बहुत नजदीकी से इन अप्रिय स्थितियों को देखा है। तो आत्मरक्षा प्रशिक्षण को एक मिशन मोड में संचालित किया। वर्तमान में आधारित 2 पुस्तकों का निर्माण भी किया जो कि बच्चों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। मेरे कक्षा कक्षीय शिक्षण को विभाग ने विभिन्न स्तरों पर मेरे शिक्षक साथियों के साथ और बच्चों के साथ साझा किया। वर्तमान में राजस्थान के शिक्षक सितारे जैसे अभिनव प्रयोग में मेरे कक्षा कक्षीय शिक्षण को आप देख सकते हैं। ये थी आशा सुमन जिन्होंने हमारे आगामी कार्यक्रम शिक्षक सितारे के वीडियोज के बारे में बात की और इसके अलावा बात की बालिका सुरक्षा के बारे में। आपने देखा था हाल ही में हमने 9 बैग डे के अंदर है वो स्पर्श नाम से कार्यक्रम चलाया था, जो कि बहुत जरूरी है प्रत्येक शिक्षक के लिए अपने विद्यालय में चलाना। आज के कार्यक्रम में थोड़ा सा और हमने ऐड किया है। आज हमारे साथ में समसा से मोटाराम जी भादु भी हमारे साथ में शामिल हैं और उनसे बात करते हैं। हमने बात आपकी हमारी में मैं माइक उनके हवाले करता हूं। मोटाराम जी। थैंक यू अरुण जी। समग्र शिक्षा भारत सरकार की जो पीएम और स्टार की योजना के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जो राजस्थान ने जो कदम बढ़ाए हैं उसको लेकर जितने भी प्रकार के प्लान राजस्थान सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए गए, उसमें यदि हम देखें तो राजस्थान ने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ाने के जो दृढ़ संकल्प है उसके अनुसार सभी कक्षाओं के लिए रेमेडिएशन का कुछ न कुछ एक्टिविटीज हमने ली। उस एक्टिविटीज के आधार पे यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले कक्षा 1 से ही, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी उसमें कंसेप्ट आया था विद्या प्रवेश का, और वो विद्या प्रवेश का ऐसा कंसेप्ट है कि जब कोई बच्चा पहली क्लास में पहली बार प्रवेश लेता है वहां पे उस बच्चे को घर के वातावरण से स्कूल के वातावरण में जोड़ने के लिए आपको इस प्रकार की कुछ गतिविधियां करवानी है कि वो बच्चे का जैसे ही नामांकन होता है उस बच्चे की स्कूल के वातावरण से जुड़ाव हो जाए, खेल खेल में वो सीखना शुरू कर दे तथा किसी भी प्रकार का कोई भय बच्चे को स्कूल और शिक्षक के प्रति नहीं हो। इसलिए रोचक जानकारी आधारित और गतिविधि आधारित उसको क्रियाएं करवाएं शिक्षक। तो इसके लेकर विद्या प्रवेश का जो कार्यक्रम किया गया, इस विद्या प्रवेश में सभी विद्यार्थियों को जो कक्षा 1 में प्रवेश ले रहे हैं उनको शुरुआती 3 महीने का या 12 सप्ताह का जो हम जो कोर्स करवा रहे हैं, ये जो हमारा एमओई का मैंडेट है उसी के अनुसार हम शुरुआती 3 महीने में उन बच्चों को वो घर के वातावरण से और स्कूल के वातावरण में जोड़ देंगे और बच्चे का जो लर्निंग आउटकम हम देखते हैं कि कक्षा 1 से जो शुरू हो रहा है उस बच्चे के लिए वो उस स्टेज पे आ जाए, ताकि आगे का जो रेमेडिएशन, कई बार हम कहते हैं कि किसी स्टेज पे जाके बच्चे को ये चीज नहीं आ रही है, यहाँ हम पहली क्लास से ही इंश्योर करना शुरू कर रहे हैं कि यहाँ पे पहली क्लास में बच्चे का जो लर्निंग आउटकम उस एज के अकॉर्डिंग है वो सेकंड क्लास में भी उसी के अकॉर्डिंग रहे, थर्ड में भी वैसे रहे और चलता चलता 12th तक का जब बच्चा पास करता है
तो हर एक टीचर को समझ आ जाए और हर एक बच्चे को भी ये पता रहे कि ये चैप्टर अगर ये मैं पढ़ रहा हूँ या मेरे को पढ़ाया जा रहा है तो इसके पीछे इसका उद्देश्य क्या है। तो ये हमारा एक जो विद्या प्रवेश का कार्यक्रम है कक्षा 1 के बच्चे के लिए। यदि हम चलते हैं कक्षा 3 से 8 के लिए, कक्षा 3 से 8 के लिए सभी बच्चों के लिए राजस्थान सरकार ने जो लर्निंग आउटकम बेस्ड जो कार्य पुस्तिकाएं बनाई है RSCRT के द्वारा उनको डिजाइन किया गया। राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में, संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों में, TAD की माहबाड़ी केंद्रों में और जो जनजातीय जो विद्यालय है उनके अंदर सभी बच्चों को ये कार्य पुस्तिकाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है मेरे सभी शिक्षक साथियों के लिए कि राजस्थान ने कोरोना काल और कोरोना काल के बाद में जैसे ही इन वर्कबुक पे जितना ज्यादा काम करना शुरू किया, हर शिक्षक की समझ एक लर्निंग आउटकम और जो दक्षता आधारित जो गतिविधि है या खेल खेल में जो गतिविधियां करवानी है या और कौन सा नया तरीका हो सकता है जो पहले की क्लासरूम की जो प्रैक्टिस थी उससे हटकर हम किसी बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं, उस पर जैसे ही हमने ध्यान देना शुरू किया और उसका परिणाम ये हुआ कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे जब 2021 आया तो उसमें राजस्थान की बहुत अच्छी पोजीशन थी। जैसे ही राजस्थान की पोजीशन अच्छी 2021 में आई तो उसके बाद PGI रिपोर्ट आई तो उसमें पूरे इंडिया में जो टॉप 3 जिले थे वो राजस्थान के थे। इसका मतलब हमने जब बच्चों पे वर्कबुक पे काम करना शुरू किया और उसका रिफ्लेक्शन हमें नीति आयोग की PGI रिपोर्ट में या शिक्षा मंत्रालय के नेस में दिखा। इसका मतलब बच्चे जो NAS में जो काम करते हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वहां पे, तो बच्चों को उस रूप में हमें बताना होगा। तो उसके लिए पहले टीचर्स को सभी को पता होना चाहिए कि वर्कबुक पे जैसे ही सबसे पहले जैसे अरुण जी सर ने बताया कि जैसे ही बच्चे के हाथ में वर्कबुक जाती है टीचर्स को ये पता होना चाहिए कि मुझे किस बच्चे से किस प्रकार से बेस लाइन का कार्य करते हुए मेरे को ये पता होना चाहिए कि इस बच्चे की कहां तक की ये दक्षताएं हैं। यदि कोई भी शिक्षक साथी इतना जान लेता है कि बेस लाइन उसको पता है, बेस लाइन के बाद उसने वर्कशीट पे काम करना शुरू किया, वर्कशीट पे जैसे ही वो काम करना शुरू करता है, कई बार कोई बच्चा टीचर के साथ या टीचर से पहले भी नेक्स्ट वाली वर्कशीट पे पहुंच सकता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे भी हो सकते हैं जो शिक्षक के थोड़े से सहयोग से उस वर्कशीट को कवर कर जाते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जो शिक्षक के विशेष सहयोग से उस वर्कशीट पे काम कर पाएंगे, उन बच्चों के साथ हमें उस वर्कबुक की उस जो दक्षता विशेष दक्षता की जो वर्कशीट थी, इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। नेस 2021 के अंदर हमारा एक लर्निंग आउटकम था कि बच्चों को 999 का अंक आना चाहिए या वो संक्रिया है उस पर वो गतिविधि करे, और पूरे राजस्थान में वो लर्निंग आउट में बच्चे थोड़ा सा पीछे रहे। इसका मतलब हमें पता चला कि यहां वाली संख्या आती है, तीसरी क्लास का बच्चा कहीं ना अटक रहा है या दूसरी क्लास का बच्चा कहीं अटक जाता है। तो वो वर्कशीट पे जैसे ही वो काम किया और वर्कशीट पे काम करने के बाद एक फिक्स टाइम के बाद उस बच्चे का हमने असेसमेंट किया, असेसमेंट करते ही फिर हमें पता चला उस बच्चे का कि ये बच्चा अब किस ग्रेड के ऊपर आ गया है, वो 8 ग्रेड शिक्षक के साथ चल रहा है, या हमें ऐसी कोई पीछे की 2-3 वर्कशीट और दोबारा उठानी पड़ सकती है। टीचर उसको रीडिजाइन भी कर सकता है, अपने तरीके से भी उसमें गतिविधि वो करवा सकता है, लेकिन हमारा उद्देश्य एक ही रहता है कि वो लर्निंग आउटकम बच्चे को किसी न किसी रूप में वो समझ में आ जाना चाहिए। और जैसे ही उसके बाद हम असेसमेंट करते हैं, और असेसमेंट करने के बाद जैसे आपने कहा कि हमने जो बेस लाइन किया, मिड लाइन किया और एंड लाइन किया, और यहाँ से हमारे जो ग्रुप बने, ग्रुप बनने के बाद टीचर के साथ क्लियरिटी रहती है कि अब मुझे इन बच्चों के साथ तो इस गतिविधि से ये सिखाना है, और ये ऐसे बच्चे हो सकते हैं मेरी क्लास के अंदर, और जनरली साधारणतः वो सभी कक्षाओं में ऐसे बच्चे मिल सकते हैं जिन पे हमें विशेष तरीके से, चाहे वो हमारा जो ABL किट है उसके माध्यम से हम उन बच्चों पे काम करें, चाहे हमारा आर्ट किट है उसके माध्यम से हम काम करें, चाहे हम किसी विशेष प्रकार का फ्लैश कार्ड दिखा के हम काम करें, चाहे हम दीक्षा पोर्टल का कोई विशेष वीडियो दिखा के हम उन बच्चों के बीच में काम करें, लेकिन हमारा टारगेट रहता है कि उस बच्चे की भी वो क्लियरिटी उतनी ही होनी चाहिए जितनी वो बच्चा जो बच्चा शिक्षक के साथ साथ काम कर जाता है। तो जो 3वीं से 8वीं की हमारी ये जो वर्कबुक है, ये सारी की सारी वर्कबुक सितंबर माह में सभी जो हमारे हैं विद्यालयों तक पहुंच जाएगी। ब्लॉक लेवल पे पहुंचना शुरू हो गई है, ब्लॉक से वो PO तक पहुंचना शुरू हो गई है। अब उसकी एंट्री जो है शाला दर्पण पोर्टल पे उसकी साथ साथ में करनी है, और सारे बच्चों का ऐसा कोई सा भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए जिसके पास वर्कबुक नहीं जाए। किस डिपार्टमेंट के बच्चों के पास जाएगी ये भी मैंने आपको बताया। अब 3वीं से 8वीं के बाद मैंडेट जो है भारत सरकार का ये था कि 9वीं से 12वीं में भी विशेष रेमेडिएशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहां से कहीं ना कहीं बच्चों को एक थोड़ा सा 10th और 12th का डर भी सताने लग जाता है कि आगे बोर्ड की क्लासें आने वाली है। तो उन कक्षाओं को भी ध्यान में रखते हुए, हमारी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को ध्यान में रखते हुए, हमने वहां पे कक्षा 9 और 10 के लिए जो 3 विषय, जो गणित है, अंग्रेजी है और विज्ञान है, उनको ध्यान में रखते हुए ऐसे विषय जिनमें बच्चे थोड़ा सा, चाहे वो ग्रामीण अंचल का हो,
ऐसे बच्चे जो कहीं उनको लगता है कि यार मेरे को, या कहीं टीचर नहीं है तो वहां उनको लगता है कि गणित को कैसे पढ़ा जाए, साइंस को कैसे पढ़ा जाए, प्रैक्टिकल कैसे किया जाए, या और कौन सा आसान तरीका है जिसके माध्यम से इसकी समझ विकसित की जा सकती है। तो ये तीनों कार्य पुस्तिकाएं आपके बीच में आ रही है। प्लस साथ ही साथ राजस्थान ने इस प्रकार का प्रयोग किया कि हमारे यहाँ पे रेमेडिएशन को लेकर हमारे 9वीं से 12वीं में, कक्षा 9 से 10 में इन्हीं 3 विषयों के लिए जहां भी पद खाली है वहां पे हम कार्य व्यवस्था शिक्षक लगा सकते हैं। पर डे का, पर एक जो किसी भी सब्जेक्ट होगा उसका 1 घंटे का हम 200 रुपए दे रहे हैं, वहां पे उसको मानदेय कार्य व्यवस्था तो हमारे जो शिक्षक होगा एसडीएमसी के माध्यम से वो लगाया जाएगा। और उस शिक्षक की वही योग्यता होगी जो हमारा, जो आरपीएससी से कोई सिलेक्टेड एक ग्रेड सेकंड का टीचर या ग्रेड फर्स्ट का जो हमारा लेक्चरर होता है, सेम उसी योग्यता का वो हमें जो वहां पे मानदेय का जो शिक्षक होगा उसको लगाना है। और 11वीं और 12वीं के लिए हमने यहाँ पे ये कहा कि वहां पे आप लेक्चरर लगा सकते हैं। जो इंपोर्टेंट जो 3 सब्जेक्ट आपको लग रहे हैं उन सब्जेक्ट के वहां हमने मानदेय पर कक्षा के हिसाब से प्रति घंटे के हिसाब से 300 रुपए रखा है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेमेडिएशन का काम, यदि आपको लगता है किसी को कि मेरे यहाँ टीचर नहीं होने की वजह से बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा सहयोग एसडीएमसी के माध्यम से आप लेते हुए और ये प्रक्रिया पूरी करते हैं, तो किसी भी बच्चे को जहां टीचर नहीं था, कुछ नहीं मिल रहा था, वहां 60 दिन का टारगेट आधारित अगर आप रेमेडिएशन करवाते हैं तो वो बच्चे भी उसी रूप में दूसरे और सब्जेक्ट के जो टीचर है उनके बराबर आते हुए और वो अपनी परीक्षाओं को अच्छे तरीके से पास कर सकते हैं। और नेक्स्ट बात, 9वीं से 12वीं के लिए, 10वीं और 12वीं जो बोर्ड की क्लास हैं इसके लिए आरएससीआरटी ने क्वेश्चन बैंक बना के, वो रेमेडिएशन का पार्ट है और वो इतना अच्छा रेमेडिएशन का पार्ट है कि कोई भी टीचर को लगता है कि ब्लूप्रिंट आधारित क्वेश्चन पेपर कैसा हो सकता है, तो आप शाला दर्पण पोर्टल पे अपलोड किए गए हैं, वहां से आपने लगा कि मैंने आज विद्युत धारा पढ़ाया है और विद्युत धारा के संभावित अच्छे क्वेश्चन जो मैंने आज पढ़ाए हैं वही उसके आधार पे बनने चाहिए, तो वो क्वेश्चन आपको वहां से मिलेंगे। आपको इतना सा करना है कि आपको वो एक प्रिंट निकाल के और आपको बच्चों के बीच में जाना है और जाके आपको बोर्ड पे लिख के और आप अपने तरीके से वहां पे वो काम कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप पहली क्लास में जो बच्चा विद्या प्रवेश से शुरू करके 12th क्लास में आपके रेमेडिएशन का भागीदारी बन रहा है और साथ ही साथ प्रत्येक शिक्षक इस रेमेडिएशन के पार्ट का भागीदारी बन जाता है, तो हम ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को एंश्योर कर पाएंगे, क्वालिटी को एंश्योर कर पाएंगे। और जैसे ही क्वालिटी को हम यदि कक्षाओं में लर्निंग आउटकम बेस्ड आधारित क्वालिटी को हम अगर एंश्योर करते हैं, तो कहीं ना कहीं राजस्थान जो शिक्षा के बढ़ते कदम की जो अवधारणा जिसको हमने साकार किया, उसके आधार पे हम नेस और हमारा आगामी जो 2024 में नेस आने वाला है और पोस्ट नेस की एक्टिविटी भी है, उसमें हम बहुत अच्छा कर पाएंगे और नीति आयोग की पीजीआई रिपोर्ट में हम और अच्छी प्रोग्रेस के साथ एकेडमिक में हमारे सामने पूरे देश से आ पाएंगे। थैंक यू अरुण जी, ओवर टू यू। धन्यवाद मोटाराम जी। जैसा मैंने कहा था अपने कार्यक्रम के परिचय में कि उंगली पकड़ने वाला कोई हाथ मिले तो फिर बात बने, तो इस कार्यक्रम में जो शिक्षकों की उंगली पकड़ के रास्ता दिखाने का मार्गदर्शन जिन्होंने दिया, कार्यक्रम के सूत्रधार जो थे वो हमारे बीच में है, हमारे सचिव महोदय माननीय नवीन जैन सर। मैं उनसे आग्रह करूंगा उनकी आशीर्वाद वचन में और निश्चित रूप से आज की मोटिवेशनल कहानी के लिए भी। आदरणीय नवीन जैन सर। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, आपने कार्यक्रम की शुरुआत बहुत ही बेहतरीन तरीके से की। आपने कुछ बहुत अच्छे शेर सुनाए जो कि काफी रेलेवेंट थे, और मुझे लगता है कि आज जब लोगों को पता चला होगा कि हम लोग बात आपकी हमारी में उपचारात्मक शिक्षण पे बात करेंगे, तो शायद कुछ लोगों ने ये भी सोचा होगा कि हम बहुत बोरियत के साथ बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद इस टॉपिक में उतना इंटरेस्ट नहीं आता होगा। लेकिन मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज एक टीचर की लाइफ में हो नहीं सकती अगर उसे ये कहा जाए कि आपको कुछ ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाना है जो विभिन्न कारणों से आगे नहीं चल पाते हैं। देखिए, हम सब भी जानते हैं कि हम में से भी हर व्यक्ति किसी ना किसी सब्जेक्ट में कमजोर था। मैं भी किसी सब्जेक्ट में कमजोर था, मुझे किसी टीचर ने सहारा दिया, कोई तरीका बताया, तो मैं भी आगे निकल गया। तो इस तरह से हम सबको ये पता है अपने व्यक्तिगत अनुभवों से कि हम किसी ना किसी चीज में कमजोर थे, और कोई ना कोई चीज कमजोर है तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। सभी चीजों में एक रीजनेबल स्कोर की जरूरत रहती है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, और चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप एक सब्जेक्ट का सारा कर दें और एक का कुछ नहीं करेंगे तो आप क्लियर नहीं कर सकते। तो बच्चे के साथ भी यही बात है। अब हम नहीं चाहते कि हमारे राजस्थान के बच्चे जब 3rd क्लास में आए और 8th तक उसमें रहें। ये आप सोच के देखिए कि कक्षा 3 का बच्चा 7 या 8 साल का है, और जब वो 8वीं क्लास में जाता है तो लगभग 13-14 साल का है। ये जो एज ग्रुप है, यही वो समय है जब वो अपनी जिंदगी की आगे की पूरी जो उसकी बनेगी, उसकी लाइफ, जो उसका करियर बनेगा, जो उसका भविष्य बनेगा,
वो पूरी तरह से इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो 7 साल से 13 साल के बीच में सीख क्या रहा था। तो मुझे लगता है कि हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात कर रहे हैं, और यहां पर हुआ प्रॉफिट एक परमानेंट प्रॉफिट है, और वही यहां पर हुआ लॉस एक परमानेंट लॉस भी हो सकता है। आपको मैं सही बता रहा हूं, आप एग्जामिन कर लीजिए, आपकी जब पढ़ाई में दिलचस्पी पैदा हुई वो इसी एज ग्रुप में हुई थी, और हम में से जिस जिसको पढ़ाई से नफरत हुई थी वो भी इसी एज ग्रुप में हुई थी। तो मुझे लगता है कि मैं अगर ये कहूं कि 3 से 8 साल 3 से 8 क्लास में जब आप पढ़ते हैं, आप 8 साल से 13 साल में जब पढ़ते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है कि आपके फॉर्मेटिव ईयर है वो, और वो आप आगे आपकी डेस्टिनी को भी क्लियर करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग आज जहां हैं वो उस वजह से हैं कि हमने 3rd to 8 के बीच में अपने लर्निंग के लेवल्स को क्या रखा था। आप याद करिए, आपको अच्छे हिंदी के सेंटेंस बनाने कौन सी क्लास में आए थे? अगर याद कर सकते हैं तो करिए। आपको इंग्लिश की ग्रामर कब सीखने को आई थी? आपने ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के टेंस कौन सी क्लास में सीखे थे? अगर आप याद कर सकते हैं तो याद करिए। मुझे 6ठी क्लास याद आ रही है कि मैंने 6ठी में सीखे थे। आपने रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, जो हमारे पल पल काम आती है जीवन में, आपको पता होगा कि रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज के बिना हम क्या है सारे, मतलब हर समय ये कैलकुलेशन हमारे दिमाग में, हमारे जीवन में काम आती है। मुझे ये सारी भी याद आती है कि मैंने इसी क्लास में सीखी थी जो हम लोग आज बात कर रहे हैं। इसीलिए अगर हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी इस क्लास के एक्चुअल लर्निंग से अगर महरूम रह जाते हैं, अगर वो इसमें अच्छे से नहीं पकड़ पाते हैं, विश्वास मानिए हमने देश के लिए एक बहुत कीमती एसेट को लूज कर दिया है। और मुझे आज बहुत खुशी है कि अभी अभी हमने 2 इंटरव्यू देखे, हमने शिवांगी जी का और आशा जी का इंटरव्यू देखा। मुझे बहुत खुशी है कि आशा जी ने इस साल का जो है नेशनल अवार्ड भी जीता है टीचर्स का, और हमें बड़ा फक्र है कि उन्होंने राजस्थान का नाम रोशन किया। और 3 टीचर्स से मैं आपका परिचय रूबरू करवाने वाला हूं, वो मेरे पास बैठे हुए हैं। और सही मानिए मैं इन तीनों टीचर्स को फॉलो करता हूं, मैं देखता रहता हूं, और यूट्यूब पर या फेसबुक पर आपकी अपीयरेंस जो है वो मुझे बिल्कुल क्लियर है कि आप इस चीज को करते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सबसे पहले मैं अपना जो इंटरव्यू है आज का, मैं चाहूंगा कि आप तीनों टीचर्स को ध्यान से सुने। क्या होता है कि जब हमारे अपने खुद के लोग हमें कुछ अच्छी बात बताते हैं तो कई बार दिमाग का एंटीना कैच नहीं कर पाता। वो हमारा एक अपने अंदर बैठा हुआ इंसान होता है जिसको लगता है कि नहीं नहीं नहीं। तो इसीलिए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इन्होंने जो किया है उसको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिविटी के साथ सुनने की कोशिश करिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और एक बात और है, जो 2 टीचर हमने वीडियो पे देखे और जो 3 टीचर मेरे पास फिजिकली प्रेजेंट हैं जिनका मैं इंटरव्यू आपके लिए करूंगा, मैं ये चाहता हूं कि आप सोच के देखिए कि आम जनता की सोच क्या रहती है कि सरकारी नौकरी में जो अधिकारी होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उनको क्या परवाह होती होगी, कौन पढ़ाता होगा, कौन इंटरेस्ट लेता होगा। लेकिन धीरे धीरे इस धारणा को गलत साबित करने वाले बहुत सारे लोग मुझे मिलते जा रहे हैं। लगभग 4 महीने में मैंने तो ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनका जज्बा बहुत जबरदस्त है, जिनकी सकारात्मक सोच के कारण आज बच्चों को फायदा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे राजस्थान के शिक्षा विभाग में एक नई लहर पैदा हुई है, पॉजिटिविटी की लहर पैदा हुई है, और इस लहर को आगे बढ़ाने में आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। और एक बात और है, जीवन में हम हमेशा पता क्या सोचते हैं, हम अच्छे लोगों से सीख पाए नहीं पाए, लेकिन कुछ गलत लोगों को आदर्श बना लेते हैं और ये सोचते हैं कि जीवन इन्हीं के हिसाब से ही जीना ठीक रहेगा। हालांकि आप उनको आदर्श बनाना चाहते नहीं हैं, आपके अंदर से आवाज यही आती है कि ये आपके आदर्श कैसे हो सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई ना कोई हमारे अंदर की चीज कमजोर होती है जो ऐसे लोगों को आदर्श बना लेती है जो अपने काम को पूरी सजगता के साथ नहीं करते, पूरी निष्ठा के साथ नहीं करते। और हम भी ये मानते हैं, अपने आप को ये तसल्ली दे लेते हैं कि यार मैं भी तो वैसा ही कर रहा हूं, मैं कौन सा अलग हूं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, धारा के साथ, वैसे तो धारा अच्छी बहनी चाहिए थी, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो धारा के अगेंस्ट बहते हैं। उनको ये भी कहा जाता है कि आपको इससे क्या मिलेगा। उनको ये भी कहा जाता है मैडम क्यों आप अपना समय खराब कर रहे हैं। उनको ये भी कहा जाता है मैडम आप हमारे ऊपर भी दबाव डाल देंगे। मैं एक वर्ड यूज किया करता हूँ, माहौल खराब करने वाले लोग हैं ये सारे माहौल खराब कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ऐसे हजारों लाखों लोगों की जरूरत है जो मेरे साथ मिलकर माहौल खराब करें, क्योंकि शायद ये माहौल खराब होना जरूरी है। जो ये उस माहौल को खराब कर रहे हैं जो एक स्टेगनेशन का माहौल बन गया है कि कुछ नहीं है, एक टाइम है, एक पीरियड है, बच्चे को आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। मैं उसके बारे में भी बात करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आज की हमारी जो पहली गेस्ट हैं, जो जिनका मैं बहुत खुशी के साथ
आज इंटरव्यू शुरू करूंगा। हमारे साथ है रेहाना चिश्ती जी, जो कि हिंडोली में बड़ोदिया गांव में टीचर हैं, और काफी इनके जो वीडियोस हैं वो अवेलेबल हैं फेसबुक पे, और मैं काफी वीडियो इनके देख चुका हूं। काफी लंबे समय से इन्होंने वो फेसबुक का पेज बनाया हुआ है। कई लोग मैंने होते हैं कि भाई अभी बना लिया होगा, अभी दिखा रहे होंगे। नहीं, ये लोग हैं जिनके सालों से वीडियो थे। इन्होंने ये नहीं परवाह करी थी कि इनको कोई नोटिस करे, इन्होंने तो अपनी इच्छा से वो काम किया था। तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसे लोगों को देख के कि जब उन्होंने अपनी इच्छा से ये काम किए, और मुझे ये गर्व है कि मैं 4 महीने के अंदर ऐसे लोगों तक पहुंच पा रहा हूं, ऐसे लोगों के साथ मुझे इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है। तो मुझे इनका परिचय देने में ये खुशी है कि ये जयपुर फेस्टिवल 17 में सर्वोत्कृष्ट शिक्षक के पुरस्कार से सम्मानित हुई। जब कोविड-19 चल रहा था तो इन्होंने कैरेक्टर इमेजिन किया, सोचिए जरा, शानी बुआ का, और उसके थ्रू उन्होंने जागरूकता फैलाई। इसके बाद जो एबीएल किट हम लोग आज देखते हैं, उसको निर्मित करने में भी इन्होंने अपने इनपुट्स दिए। इसके अलावा बालिका शिक्षा के क्षेत्र में दीक्षा पोर्टल के कंटेंट क्रिएट करने में, और ई विद्या चैनल जो बड़े रूप में सामने आने वाला है, उसके कंटेंट निर्माण में भी इनका बहुत बड़ा सहयोग रहेगा और अभी तक रहा है। इसके अलावा बहुत सारे नवाचार करती रहती हैं, और बहुत सारी इनको रंगों का बहुत शौक है। मैं इनके फोटोज और वीडियोज जो नोट किए हैं बहुत सारे, बहुत कलरफुल चॉक्स का इस्तेमाल, बहुत बहुत सारे कलरफुल चीजों का इस्तेमाल, बहुत सारे प्रॉप्स का इस्तेमाल और टूल्स का इस्तेमाल करके ये बच्चों को मोटिवेट करते हैं। तो ये सारी बातें तो मैं इनके बारे में जानता था, इसलिए मैंने आपको बताई हैं। और मैं शुरुआत करता हूं आपके बिहाफ पर इस इंटरव्यू की। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और आपसे जानना चाहता हूं कि आपने जब अपना टीचिंग का काम शुरू किया तो आपके दिमाग में ये सबसे पहले कैसे आया होगा कि नॉर्मल टीचर्स तो इस तरह से पढ़ाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा एक अलग स्टाइल से पढ़ाऊं, एक इंटरेक्टिव स्टाइल से पढ़ाऊं। ये स्टार्टिंग से ही जब मेरी जॉब लगी थी सर, तो तभी से मैंने सोच लिया था कि मुझे भीड़ से अलग चलना है। और मेरे जो फादर थे उन्होंने भी मुझे एक कोट जो आज भी मुझे मोटिवेट करता है वो बताया था कि इसे हमेशा याद रखना। इट इज बेटर टू बी यूनिक देन इट इज बेटर टू बी यूनिक देन बी द बेस्ट, बिकॉज द बेस्ट मेक्स यू नंबर वन बट यूनिक मेक्स यू द ओनली वन। वाह, तो मैं इसी कोटेशन को याद रखती हूँ सर, जब भी मुझे कुछ ऐसा लगता है कि मैं थक रही हूँ या लोगों की नेगेटिविटी से ये हो रही हूँ, तो ये कोट है जो मुझे ऊर्जा देता है और मैं वापस अपने काम पे लग जाती हूँ और बच्चों को कुछ नया तरीका, नया इनोवेशन करने का ठानती हूँ। ओके। तो जो हम रेमेडिएशन क्लास पे आज बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो क्लासेस लगनी चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा सेम नहीं होता। कुछ बच्चे बहुत तेज होते हैं, कुछ बच्चे बहुत स्लो होते हैं, और लोग प्राय हमारे बारे में ये सोचते हैं कि हमें बच्चों की पर्सनैलिटी से कोई मतलब नहीं है, हम बच्चों की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को कोई गौर नहीं करते होंगे। आपका क्या जवाब है ऐसे लोगों को जो ये सोचते हैं कि हमें इसकी परवाह नहीं? नहीं सर, हर टीचर हर बच्चे को टच करता है डेली। वो हमारे साथ स्कूल में 6-7 घंटे रहते हैं, तो हमें हर बच्चे का, ये केवल हर जॉब में केवल ये एक टीचर के पास ही है कि इतने बच्चे उससे टच होते हैं और वो हर बच्चे की इंडिविजुअल पहचान रखता है कि इस बच्चे में क्या क्वालिटी है और इस बच्चे में क्या क्वालिटी है। तो प्रत्येक टीचर कोशिश करता है, प्रत्येक टीचर बच्चा सीख सकता है और प्रत्येक शिक्षक उसको सिखा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, टीचर्स अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये नेगेटिविटी है जो हमें मिलके दूर करनी है, और ये हमारा सौभाग्य है सर कि आपने हम लोगों में कुछ और ऊर्जा भर दी है। तो हम लोग, और अब देख रहे हैं हम अपने आसपास के लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट हो रहे हैं, टीचर्स भी इस चीज से बहुत ज्यादा मोटिवेट हो रहे हैं। और अब इंशाल्लाह ये धारणा मिट जाएगी बहुत जल्दी कि टीचर्स बच्चे को कुछ सिखाते नहीं है और पर्सनल ध्यान। हर टीचर पूरा बच्चे पे फोकस होता है, और हर बच्चे की, एक क्लास में अगर 100 बच्चे भी हैं तो हर टीचर जानता है कि मेरा कौन सा बच्चा किस लेवल पे है और इसमें क्या कमी है, और वो उसको दूर करने का पूरा प्रयास करता है। देखिए, आप बहुत सारे कलर्स का, प्रॉप्स का और टूल्स का इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाते हैं, और जब आप पढ़ाते होंगे तो आसपास के लोगों को या कोई व्यक्ति ईर्ष्या के मारे भी माँ बाप तक ये मैसेज पहुंचा सकता है, या पेरेंट्स को ये लग सकता है बच्चों की कॉपी किताब देख के कि आप शायद पढ़ाने की बजाय उनको दूसरी तरह के आर्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। तो कभी आपने इस तरह का रेजिस्टेंस फेल किया है किसी पेरेंट लेवल पे कि मैडम आप बच्चे को पढ़ाने पे ज्यादा जोर दो, ये कलर वलर मत करवाया करो? क्या आपने फेस किया है? नहीं सर, मेरा ये
खुशकिस्मती है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला, बल्कि मुझे इसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला सर। बच्चों की ड्राइंग और हैंड राइटिंग इतनी अच्छी हुई कि मैं इससे पहले जहाँ पोस्टेड थी, बड़ोदिया से पहले जहाँ पोस्टेड थी, वहां के जो नॉर्मल बच्चे थे, इवन उनके अलावा जो CWSN बच्चे थे, उनकी ड्राइंग भी इतनी अच्छी हुई कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल से और स्टेट लेवल, मेरी जो एक बालिका थी, एक स्टूडेंट्स थी, उसने स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान जो शुरू हुआ था 2017 में, उसमें स्टेट लेवल का अवार्ड जीता। उसको मैं खुद यहाँ शिक्षा संकुल में लेकर आई थी, फर्स्ट चांस मेरा था, और उसने यहाँ ड्राइंग कंपटीशन में हिस्सा लिया और वो लड़की स्टेट विनर बनी। तो एक पॉजिटिव मैसेज गया। उसके बाद पेरेंट्स का पहले ये था कि हम अपनी लड़कियों को नहीं भेजेंगे। इवन उसके फादर मेरे साथ उस बालिका को यहाँ भेजने के लिए तैयार नहीं थे कि मैडम आप कोई दूसरी लड़की देख लो, और मैं तो नहीं भेज पाऊंगा, हम ऐसे पचड़ों में नहीं पड़ेंगे। तो उस लड़की को मैंने अपने उस पे पेरेंट्स को सेक्रीफाइस किया, उनको बोला कि आप इसको मेरे साथ मेरे घर भेजिए, मैं इसको लेकर जाऊंगी, मेरी जिम्मेदारी है, और मैं ही आपके पास इसको वापस छोड़ के आऊंगी। तो उस घटना के बाद तो इतना ये पॉजिटिव मैसेज गया सर कि आज जहां भी मैं जाती हूँ मुझे इसी नाम से जाना जाता है कि ये मैडम आए हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ हमारे बच्चे क्रिएटिव सीखेंगे और ड्राइंग में एक्सपर्ट होंगे। बहुत अच्छी बात है। और इस तरह से आपने देखा कि ये डरने की जरूरत नहीं है कि अगर आप कोई अलग रास्ता अपनाते हैं, आप कोई इंटरेस्टिंग इंटरेक्टिव रास्ता अपनाते हैं, तो आपने बताया कि आपको इस तरह की कोई रेजिस्टेंस फेस नहीं करनी पड़ी। और मैं कहता हूं कि अगर कोई रेजिस्टेंस फेस करनी भी पड़ती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, चीजें समझाई जा सकती हैं। तो अपने आप को ये तसल्ली देने वाले लोग, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जो तसल्लियां तैयार रखते हैं कि अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तो मैंने अपनी एक तसल्ली तैयार की हुई है कि मैं इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे पता था देखो ऐसा हो जाता। तो ये सोच के काम नहीं करने वाले लोगों को मेरी सलाह यही है कि आपके सामने इतने सारे मोटिवेशन है, आपके सामने इतने सारे जीते जागते उदाहरण हैं, तो कृपया करके अपने आप को मजबूत करिए, आप भी आगे बढ़िए। और मैं इसी बीच में आपको बताना चाहता हूं कि जो लास्ट एपिसोड में मैंने, 3rd एपिसोड में, एक राजस्थान के शिक्षक सितारे के संबंध में आपसे रिक्वेस्ट किया था, वो हमारा जो पोर्टल है वो ऑन हो चुका है। उसके बारे में और अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। और राजस्थान के शिक्षक सितारे जो हमारा कार्यक्रम था, उसमें हमने आपसे कहा था, जो बिल्कुल आज की थीम है उस पर बिल्कुल फिट हो रहा है हमारा राजस्थान के शिक्षक सितारे, कि आप जब अपनी क्लास में कोई चीज पढ़ा रहे हैं और उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको लगता है कि आप पढ़ा रहे हैं, तो उसका वीडियो आप हमारे पोर्टल पे, हमारे वेब पेज पे लोड करिए और हम उसको आगे बढ़ाएंगे। और इसके संबंध में और ज्यादा डिटेल आपको कमेंट्स में मिलेगी। कमेंट्स में आप देखिएगा, हम लिख रहे हैं कि कौन से वेब पेज पर या कौन से पोर्टल या कौन से लिंक के माध्यम से आप अपना वीडियो लोड कर सकते हैं। और मुझे आपको बताते हुए खुशी है, 73 टीचर्स ने 133 वीडियो लोड किए हैं, जिसमें से उदयपुर ने 39, यानी कि उदयपुर जिले ने 39 वीडियो लोड कर दिए हैं, अजमेर ने 27 और जयपुर ने 26। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको लग रहा होगा कौन लोड कर रहा होगा, तो मैंने कहा बता देता हूं। तो लोड आप ले रहे हैं, लोग तो लोड कर रहे हैं। तो 133 वीडियो जो है वो लोड हो चुके हैं। सबसे ज्यादा वीडियो कहां से आए हैं? लाल सोट दौसा से सुरेश प्रजापति जी के 6 वीडियो, और गंगरार चित्तौड़गढ़ से जीवा पराशर जी के 4 वीडियो, और झालरा पाटन से कमलेश जी के 4 वीडियो। तो 3 लोगों ने 14 वीडियो बना दिए हैं 133 में से। और मेरे साथ जो लोग बैठे हैं ये वीडियो बनाते ही रहते हैं, और वो तो हमें इनके ऊपर तो लिमिट लगानी पड़ेगी कि इतने से ज्यादा लोड नहीं कर सकते। अदरवाइज मुझे लगता है कि जो 2 लोगों का इंटरव्यू हुआ है और जो 3 लोग मेरे बराबर में बैठे हैं, ये अकेले हजारों वीडियो लोड करने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि वट एवर दे आर डूइंग वो इसका वीडियो बना के उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो बार बार सालों साल देखे जा सकते हैं अगर आप उसको अच्छी तरह से लोड कर देते हैं। और अगर ये हमारे वेब पेज पे रहेंगे तो डेफिनेटली अगले साल के लिए हम लोग कुछ इनोवेटिव बनाने में इनकी बहुत अच्छी मदद ले सकते हैं। आपकी ये मेहनत खराब नहीं जाएगी, विश्वास मानिए। जो वीडियो आप अभी तक अपने 2, 4, 10 दोस्तों या रिश्तेदारों तक शेयर कर रहे थे, कुछ 10-20 टीचर्स तक शेयर कर रहे थे, इसको केवल राजस्थान के ही नहीं पूरे इंडिया, बल्कि मैं तो कहूंगा इंडिया के बाहर के लोग भी देख सकते हैं, क्योंकि इसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम देना चाहते हैं। अभी शुरुआत है, ये प्लेटफॉर्म कहीं भी जा सकता है। हो सकता है कि हम लोग इससे रिलेटेड कोई नई अनाउंसमेंट कर दें, हो सकता है कि हम इससे रिलेटेड कोई नया नवाचार कर दें, और फिर आपको लगेगा कि अरे हमें तो पता नहीं था। तो जिन लोगों के द्वारा मेहनत लगातार की जाती है उनको कभी भी ये सरप्राइज हो सकता है कि ये हमने सोचा नहीं था। तो अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। आज के हमारे जो दूसरे टीचर हैं जिनसे मैं बहुत दिनों से मिलना चाहता था, क्योंकि मैंने जब इनका वीडियो देखा तो मैंने इनका जो वीडियो देखा तो वो वीडियो से मेरा इनसे परिचय हुआ। इन्होंने तेजू नायक के नाम से एक पेज है इनका, और इनका नाम है तेजा राम जी।
और ये अनूपगढ़ अब नया जिला बन गया है, वहां पर एक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इनका वो वीडियो शूट हुआ था। और आप गढ़साना के सीनियर सेकेंडरी स्कूल से संबंध रखते हैं। मैं गढ़साना में बहुत बहुत पहले 2005 में एसडीएम रहा था, तो इसलिए गढ़साना के साथ मेरी अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। और आप जो है एक वीडियो दिखा रहे हैं बच्चों को, जो वीडियो सोशल मीडिया पे 50 लाख लोगों द्वारा देखा गया है, 5 मिलियन व्यूज उसके आ चुके हैं। इन्होंने बहुत शानदार तरीके से चंद्रयान-3 किस प्रकार से प्रक्षेपित किया गया, किस तरह से वो चांद की कक्षा में स्थापित हुआ, उसको किस तरह से उसके जो रोवर्स हैं वो उस पर लोड हुए। इतना अच्छा वीडियो था कि मैंने स्वयं मंत्री महोदय को बिठाकर कहा कि सर ये वीडियो आपको देख के जाना पड़ेगा, और मैंने मेरे फोन से मंत्री जी को वीडियो दिखाया, तो मंत्री जी ने भी बहुत बुरी बुरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि वाकई में मैं सोच भी नहीं सकता था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बात इनको बाद में पता चली कि हम इनके वीडियो के इतने बड़े फैन हैं। मैं नहीं, इतने सारे लोग फैन हैं। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ तेजाराम जी का कि इन्होंने अभी लेटेस्ट, इन्होंने कहा कि इसरो पीछे नहीं है, तो ये भी पीछे नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इसरो ने अभी आदित्य L1 छोड़ा है हमारे सूर्य के बारे में। हमारे हमारे मैं कहूंगा कि सौरमंडल के स्वामी हैं सूर्य, तो उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। तो वो जो इन्होंने L1 आदित्य L1 पर भी इन्होंने प्रतिरूप बना दिया है, उसका वीडियो भी हम वेट कर रहे हैं कि बहुत जल्दी अच्छे रूप में हमें देखने को मिलेगा। तो आपके बिहाफ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, जो मेरा बहुत दिनों से दिल था कि मैं इनसे पूछूं, वो है ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया कि चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग इस तरह से दिखाई जाए? जब इसरो ने चंद्रयान की लाइव लॉन्चिंग दिखाई, तो मैं उसको देख करके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ, और मुझे लगा कि मेरे क्लास के बच्चों को जो है इसको देख मुझे इसे पढ़ाना चाहिए। मैं रात भर सोचता रहा कि इसको कैसे पढ़ाऊं। पहले सोचा बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, फिर सोचा चार्ट पे पढ़ाऊंगा, और पूरी रात नींद नहीं आई। और सोचते सोचते सोचा मैं उसको यूं थर्माकोल शीट पे बनाऊंगा, और फाइनली डिसाइड किया कि जब बना लिया तब सोचा कि इसको मैं इस तरीके से मूव करता हुआ भी दिखाऊंगा। तो इस प्रकार से सर बनाता सोचता गया और वो बनता गया। और वास्तव में उसमें बच्चों ने जो क्रिएटिविटी दिखाई मेरे साथ, जब मैंने उनको आइडिया शेयर किया, तो उनका भी बहुत बड़ा रोल था मेरे साथ। मैं आपको एक ही बात कह सकता हूं, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। आप ये बात मेरी बिल्कुल फेस वैल्यू पे ले लीजिए कि अगर आपने वो वीडियो आज तक नहीं देखा है तो आप कुछ लूज कर रहे हैं। इससे पहले कि कुछ लोग उस वीडियो को वहां से हटा दें, आपको देख लेना चाहिए। ये मैं मजाक में कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसे वीडियो तो कभी नहीं हटेंगे और हटने भी नहीं चाहिए। और डेफिनेटली ये वीडियो राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था के अंदर इनोवेटिव लोगों की जो सोच है उसका एक बहुत बड़ा सिंबल बन के सालों साल याद रहेगा, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। अभी जो आप आदित्य L1 के ऊपर प्रतिकृति बना रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए, ताकि लोग समझ सकें कि आप किस सोच के साथ आदित्य L1 का प्रतिरूप बना रहे हैं। आदित्य L1 का प्रतिरूप बना दिया और वो अपलोड हो गया सर, और देश भर में उसको सराहा जा रहा है। इवन बेंगलोर, दिल्ली, यहाँ से फोन आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात सर, जैसे आपने मैम से पूछा कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती है कि आप पढ़ा नहीं रहे, ये कर रहे हो, तो लोग जो है ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि मैंने पहला मॉडल बनाया तो मेरी जेब से पैसा लगाया, लेकिन उसके बाद जब दूसरा मॉडल बनाया तो वहां के व्यापारी वर्ग और आम लोग जो है मुझे उसका पैसा दे के गए कि यार आप बच्चों को करवाओ। और आदित्य L1 बनाने के बाद में अभी मैंने तीसरा कुछ सोचा भी नहीं है, और लोगों ने मेरे को पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं कि तीसरा मॉडल आप बनाइए और हमारा आर्थिक सहयोग पहले से आपके पास। मैंने उनको कहा भी कि नहीं, जब तक मैं बनाऊंगा नहीं तब तक नहीं लूंगा। वो कहते नहीं नहीं, आप जब बनाओगे तब यूज कर लेना, आप रखो एक बार से। ये मुझे लगता है कि इसरो को जल्दी से तीसरा कुछ प्लान कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास पैसे आ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से अब प्रेशर इसरो के ऊपर है कि वो तीसरी क्या चीज छोड़ते हैं, क्योंकि ये प्रतिरूप बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ऐसा होता है रेस, जब इसरो की और एक टीचर के जज्बे की रेस होती है, तो अब वो वेट कर रहे हैं कि इसरो तीसरी चीज कुछ बनाए ताकि मैं उसका प्रतिरूप बना के उसको लोड कर सकूं। बहुत खुशी होती है जब हम लोग ऐसे जज्बे वाले लोगों को देखते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। सबसे ज्यादा रेयर कॉमोडिटी में दुनिया में अगर कोई देखता हूं ना, बहुत रेयर, वो है जज्बा, कि क्या आपके अंदर निष्ठा बची है, क्या आप जिस सिस्टम के थ्रू लोगों में जाने जाते हैं, क्या आप उस सिस्टम को वापस देने की हिम्मत करते हैं, या सिस्टम ने जो आपको बनाया, सिस्टम ने जहां आपको पहुंचाया, आप उस बात को पूरी तरह भुला चुके हैं। अब आप उसको माइंड ही नहीं करते कि आप कहां थे और एक सिस्टम ने आपको कहां तक पहुंचाया, आपको किस तरह की अपॉर्चुनिटी दी। अगर हम ये सोच नहीं पाते हैं दिन में कि यार मैं कहाँ था, मैं कितने लाख लोगों को हरा के आज यहाँ सेलेक्ट हुआ हूँ। आप लाखों लोगों की परीक्षा दे के हजारों में सेलेक्ट हुए थे,
ये बात आप भूल जाते हैं। मैं तो नहीं भूला हूं, लेकिन आप भी ये बार बार भूल जाते हैं। और हम में से जो लोग ये बात बार बार भूल जाते हैं, उनको फिर से याद करने का मौका है कि कृपया करके अपने आप को रोकिए मत, क्योंकि एक ऐसा समय आएगा जब हमारे पास केवल ये रह जाएगा कि मैं ऐसा कर सकता था। जब आप किसी को करते हुए ये देखते हैं ना, रेहाना जी ये तो इनका काम तो मैं भी कर सकती हूँ, तेजाराम जी इनके जैसा तो मैं भी बना सकता हूँ, तो बनाइए ना, किसके इंतजार में हैं आप लोग। तो मैं तेजाराम जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा जो शिक्षक सितारे पोर्टल है, इस पर आप जरूर अपने चीजों को लोड करेंगे, और इस पे जो आपका वीडियो होगा वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं भी ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद आज ही देख लूंगा आदित्य L1 का जो वीडियो है। मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है कि इन्होंने कितना शानदार बनाया होगा। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बार बार उस वीडियो को सोचता हूं तो मेरा दिमाग ये सोचने लगता है कि इतनी क्रिएटिविटी कैसे आई होगी, कि किस प्रकार से कौन सा जो ईंधन है वो कब खत्म होगा, उसको दिखाने का तरीका इन्होंने कितनी प्लानिंग की होगी। और डेफिनेटली अब इनको इसकी सफलता मिली है पेरेंट्स में, आम जनता में, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा फ्यूल होता है। आपके किसी एक एफर्ट को लोग अगर सराह दें, आपने हमारी जो ये प्रोग्राम है वेबिनार पे, इसको सराहना शुरू किया, इसको देखना शुरू किया, कोई प्रेशर थोड़ी है, इतने सारे एंटरटेनमेंट के साधन हैं, आप उन पे भी जा सकते हो, क्यों मेरे साथ आप समय खराब करेंगे। लेकिन जब ये लगता है कि जीवन में हर चीज एंटरटेनमेंट नहीं है, कुछ सोचना समझना, दूसरों से सीखना भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देखने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको, आप में से हर किसी को ये कहना चाहता हूं कि मेरी एक लिमिट जरूर है कि मैं 5 7 6 8 10 लोगों से बात कर सकता हूं, लेकिन जल्दी ही हम एक बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे, और मैं समझता हूं कि उसका पेपर हम तैयार कर रहे हैं। और मैं आज यहाँ पे आपको उसकी पहली बात बताना चाहूंगा, टीचर इनोवेशन क्लब, ये मैं इस पे काम करना शुरू कर चुका हूं। और मेरे प्रेरणा स्रोत आप सब लोग हैं, जो 3 लोग मेरे बराबर में बैठे हैं, जिन 2 लोगों का इंटरव्यू हुआ, बहुत सारे नाम है, प्राची जी हैं, और भी कई लोग हैं जिनको जिनको हम लोग यहाँ बुला नहीं पाए क्योंकि हमें 5 इंटरव्यू करने थे, हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते थे। बहुत सारे दूसरे नाम हैं जो लगातार कोई ना कोई इनोवेशन कर रहे हैं। लेकिन विश्वास रखिए, आप लोगों को भी हम तक आने का मौका मिलेगा किसी ना किसी रूप में। और जब हम टीचर इनोवेशन क्लब शुरू करेंगे, डेफिनेटली मैं चाहता हूं कि कम से कम 100 टीचर हमारे साथ आए, जिनके साथ हम पूरा दिन बिताना चाहते हैं। हमारी पूरी जितनी भी हमारी टीम है, चाहे वो मोटाराम जी की टीम है FLN बनाने वाली, चाहे वो हमारी BCG ग्रुप की टीम है, जितने भी है SCRT के जो हमारे एक्सपर्ट हैं, हम चाहते हैं कि एक दिन पूरा बिताएं और हम 3 चीजों पे काम करें। मैं बताना चाहूंगा कि टीचर इनोवेशन क्लब में मेरे 3 उद्देश्य क्या रहेंगे। मेरा पहला उद्देश्य, पेडागोजी, पढ़ाने का ढंग क्या अलग हो सकता है। बहुत सारे उदाहरण आपके सामने बैठे हुए हैं। अभी अभी एक इंटरव्यू हमारा बाकी है मोहिनी जी का, उसमें आपको पता लगेगा कि पेडागोजी किसे कहते हैं। इन्होंने पेडागोजी को बहुत इंप्रूव किया है। टूल्स का इस्तेमाल कैसे करें, इसमें आपने अभी भी रेहाना जी को सुना कि किस प्रकार से कलर्स का इस्तेमाल करके हम लोग टूल्स खुद क्रिएट कर सकते हैं। बच्चे जब कोई टूल क्रिएट करेंगे, उस क्रिएशन के लर्निंग प्रोसेस में वो बहुत कुछ सीख जाते हैं। और तीसरी चीज है असेसमेंट, क्योंकि उसकी बात करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी हम कोई प्रोसेस शुरू करते हैं, किसी रिजल्ट के लिए करते हैं कि भाई फाइनली हमें उसको असेस करना है, तो अगर हमें उसको असेस करना है तो हमारा मकसद होना चाहिए कि हम उसको असेस करें, बच्चों के अंदर देखें कि किस तरह का इंप्रूवमेंट आया है। क्या बच्चे मैथमेटिक्स, सिंपल काउंटिंग, इंग्लिश, उसमें भी धीरे धीरे अल्फाबेट से आगे बढ़ गए क्या, फिर एक दिन वो 6ठी क्लास में आए तो टेंस बनाने लग गए क्या, उनको नाउन पर नाउन पता लग गए क्या, आर्टिकल्स इस्तेमाल करने आ गए क्या, ये सारी बातें हमें जो है करना पड़ेगा। तो मैं अपनी बात को यहाँ पे करते हुए अब तीसरे जो आज हमारे यहाँ मेरे साथ बैठे हैं उनसे बात करना चाहूंगा। तो मोहिनी कांड जी जो है वो मेरे यहाँ बैठे हैं, ये जयपुर में काला डेरा में गवर्नमेंट टीचर हैं, और इनकी काफी एक्टिविटी आप फेसबुक पर देख सकते हैं। इनका पेज काफी इंटरेस्टिंग है, और इन्होंने हजारों की संख्या में TLM बना दिया है, इतना TLM जो कि आई थिंक हम सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा इन्होंने खुद से अपने पैसों से ये विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के पुरस्कार देती हैं, और मैं समझता हूं कि इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि नॉर्मली लोग बहुत कुछ सोच के कुछ देते हैं। इसके अलावा इन्होंने इनके साथ एक दुर्घटना हुई जिसकी वजह से इनको काफी दिक्कत भी आई, और उस दुर्घटना के कारण इनको काफी चीजें फेस करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने उस डिसेबिलिटी की परवाह नहीं करी जो उस दुर्घटना के कारण इनको फेस करनी पड़ी। और ये लगातार अपने आप को एंगेज किए हुए हैं, इन्वॉल्व किए हुए हैं, और शायद ये इस प्रिंसिपल को मानती हैं, मैं भी इस प्रिंसिपल को मानता हूं मेरी लाइफ में। अपने आप को इतना एंगेज कर लीजिए, अपने आप को इतना बिजी कर लीजिए कि फालतू की बातें सुनने और समझने का मौका ही नहीं मिले। आप अपनी एक धारा पे चलते रहिए, लोग आपको चलते हुए देखेंगे, मोटिवेट रहेंगे।
उनको ये सोचने दीजिए कि आप में एनर्जी कहाँ से आ रही है, आपको कोई चीज हिला क्यों नहीं पाती है, आप नेगेटिविटी का शिकार क्यों नहीं होते हैं। ये सोच सोच के उनको परेशान होने दीजिए, आप तो अपना काम करते रहिए। और ये काम करते करते आप रियलाइज करेंगे कि इसमें क्या रस है। कई बार कई लोग ये सोच लेते हैं, हम जैसे लोग क्यों काम करते रहते हैं, अब मेरे साथ बैठे हुए टीचर्स क्यों काम करते रहते हैं। मैं आपको कभी समझा नहीं पाऊंगा, मैं कुछ लोगों को कभी नहीं समझा पाऊंगा। एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को मैं ये कैसे समझाऊंगे कलर किसको कहते हैं। पहले आप कलर एब्जॉर्ब करने की ताकत तो लाइए, तो आपको बताएंगे कि कलर्स में क्या मजा होता है। तो इसीलिए पहले अब्जॉर्ब करना तो आपको सीखना पड़ेगा। और अगर आप मानस बना चुके हैं कि नहीं भाई मेरी लाइफ का मकसद तो यही था, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर हम यही कहते हैं, हाँ भाई हर कैटेगरी में, हर प्रकार के ऑफिसर्स के अंदर, हर प्रकार के वर्क के अंदर कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली मौका मिलने पे भी काम नहीं करते हैं। तो अगर आपने वो कैटेगरी चूज कर ली है, तो मैं कैसे आपको उस कैटेगरी से निकाल सकता हूँ। मैं तो आपको बार बार अपील कर सकता हूँ कि भाई ये रियलाइजेशन जब बाद में होता है तब बुरा लगता है कि हाँ मैं ऐसा कर सकता था। तो मैं तो आपको लगातार मोटिवेट करता ही रहता हूँ विभिन्न माध्यमों से। तो मैं अब मोहिनी सारण जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये बताएं मुझे कि जब आपके साथ वो दुर्घटना हुई विद्यालय के अंदर और उसमें आपको ये दिक्कत आई, तो उस समय एक बार आपको क्या लगा होगा कि भाई आप इससे बाहर निकल पाएंगी, वापस नॉर्मल आप टीचिंग में आ पाएंगी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं स्कूल के अंदर जब मैं मेरा मेरा आधा जो हिस्सा है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। और मैं मतलब हमारे प्रिंसिपल वगैरह हमारे बहुत अच्छे होते हैं, उन्होंने मेरे को कोऑपरेट किया। लेकिन फिर भी जब मैं स्कूल आई तो मुझे यूं लगा कि मेरे बच्चों की कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मुझे यूं लगता है मैं बोलूंगी कैसे, मैं उनको फेस कैसे करूंगी। लेकिन मुझे मुझे लगा मेरे बच्चे पहले से भी मुझे ज्यादा प्यार कर रहे हैं। और मैं फिर बच्चे सीखना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं। मुझे बोलने में दिक्कत होती थी, मैं बोल नहीं पाती थी। तो मैं दूसरे बच्चे को खड़ा करती कि बेटा तू बोल। और मैं इशारों में भी कहती तो बच्चे समझते, और बच्चे मतलब बच्चा पढ़ाने लग जाता था मेरे मेरे कारण कि भाई मैडम चली जाएंगी अगर मैडम नहीं पढ़ाई तो। जी। तो इसका मतलब है कि आपने बच्चों के अंदर एक इमोशनल एंगल जो पैदा किया, मैं समझता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली मैं कभी एक गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल की कंपैरिजन करता हूं, तो मुझे एक बहुत बड़ा फर्क ये लगता है कि लोग प्राय ये फर्क बताते भी हैं, और मेरा भी धीरे धीरे ऐसा मानस बनने लग जाता है कि शायद हम लोग इमोशनली बच्चों से कनेक्ट नहीं करते। हम लोग इसको एक सरकारी जॉब की तरह मानते हैं, जबकि पढ़ाना एक सरकारी जॉब हो ही नहीं सकती। ये हमारे मन मस्तिष्क से एक आत्मा का रिश्ता सामने वाले से जुड़ता है, लर्नर के साथ। तो शायद लर्निंग हैपन होती है, तभी शायद एजुकेशन आगे बढ़ती है। लेकिन अभी जो एग्जाम्पल हमने सुना कि जब इनको लगा कि पैरालिटिकल सिचुएशन इनकी हो गई, तो इनको लगा कि नाउ इनका रिलेशन बच्चों के साथ छूट जाएगा, बट ये स्कूल आती रही। और कुछ बच्चों को लगा कि ये हमारे बीच से चली ना जाए, कोई ऐसी पोस्ट पे ना बैठ जाए जहां पे इनको ज्यादा एफर्ट ना करना पड़े, तो हमारी टीचर हमारे बीच में से नहीं चली जाए। तो बच्चों ने एफर्ट किया। तो मैं समझता हूँ कि ये तभी पॉसिबल है जब आप बच्चों से इमोशन के लेवल पे जुड़ते हैं, केवल एक जॉब के लेवल पे नहीं जुड़ते हैं, सैलरी है जॉब है, ऐसा ऐसा रिलेशन कभी भी आपको यहां तक नहीं ला पाएगा। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं, आज जरा 2 मिनट के लिए सोच लो, 2 मिनट के लिए जरूर सोचो, आप कौन सी कैटेगरी में हो। आप उस कैटेगरी में हो क्या कि अगर आप आज देखें कि कितने बच्चे आपको दिल से पसंद करते हैं, कितनी वाइब्स आपको वापस आती हैं। हम जब कहीं काम करते हैं तो हमारे शरीर को वाइब्स वापस मिलती है। मैं आप लोगों के बीच में होता हूं। मैं 5 सितंबर को टीचर्स डे में गया, इतने टीचर्स वहां आए हुए थे। उनके उनके उनको सामने देखकर मुझे पता लग रहा था कि वो कितना पॉजिटिवली हमारे लिए सोच रहे हैं। 8 तारीख को साक्षरता में देख के लग रहा था, कल भामाशाह सम्मान समारोह में देख के लग रहा था। अगर आप सही इंसान और वाइब कैप्चर करने वाले इंसान हैं, तो आपको बहुत जल्दी पता लग जाता है कि लोग आपको कितना पसंद नापसंद कर रहे हैं। और पसंद करते हैं तो आपका मोटिवेशन लेवल और हाई होता है, और अगर पसंद नहीं करते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है, और एफर्ट करिए, लोग आपको हो सकता है सीधा और ज्यादा पसंद करने लग जाए। तो इसीलिए एफर्ट करते रहना चाहिए। तो मैं मोहिनी जी से पूछना चाहता हूं कि जब आप कोई, मैंने देखा है कि कोई भी चीज पढ़ाती है, मैंने देखा कि आप कोई भी चीज बिना कोई टीएलएम के नहीं पढ़ाती। तो ये टीएलएम आप कब तैयार करती हैं, क्योंकि बहुत सारा टीएलएम आपने तैयार किया है। सर मैं स्कूल के अंदर पढ़ाने के लिए, स्कूल में तो ऑटो पीरियड होते हैं, प्राइमरी टीचर के ऑटो पीरियड पढ़ाते हैं। तो उसके बाद में बच्चे मतलब अब बोर्ड से और बुक से पढ़ाएंगे तो बच्चे देखते नहीं है, छोटे बच्चे उठ के भाग जाते हैं। छोटे बच्चे पेड़ों के नीचे भी पढ़ते हैं, कई बार मान लो संख्या ज्यादा है तो पेड़ के नीचे ले आते हैं बच्चों को, थोड़ा सा वातावरण से कनेक्ट करने के लिए हम पेड़ों के नीचे पढ़ाते हैं। वहां बच्चे देखते नहीं है। ऐसे में ही उनको एक्शन सॉन्ग करके बताना पड़ता है बच्चों को, क्योंकि एक्शन सॉन्ग से, खेल से, मैं खेल खेल के अंदर बच्चों को खेल खिलाती हूँ। और इसके अलावा उनको कोई चित्रात्मक चीज चाहिए, कभी हाथी ले जाती हूँ, भालू ले जाती हूँ, तो मैं घर के अंदर
4-5 घंटे। कई बार सर मुझे कई बार ऐसे लगा, मैंने कविताएं लिखनी शुरू की एक्शन सॉन्ग के लिए, तो मुझे कई बार मुझे ऐसा लगा कि रात के 3-4 बज गए काम करते करते, मुझे 3-4 बज जाते थे। फिर मैं सोती, फिर उठ के फिर वापिस स्कूल आना। तो इसके अंदर सर बच्चों की रुचि के देखते हुए, या बच्चे मुझे देखें, बच्चे सुने, बच्चे पढ़ेंगे तो जब वो मुझे देखेंगे, मेरी बात सुनेंगे, और छोटे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, उनको लग जाता है ना कि मैडम हमारे लिए ये लाई है। जब मैं स्कूल के अंदर जब घुसती हूँ, तो स्कूल में बच्चे सामने भाग के आते हैं और यूं यूं देखते हैं मैडम आज क्या लाई है। उनके लिए हर रोज ये होता है कि आज आज मैडम हमारे लिए क्या बना के लाई है। और बच्चे बहुत रुचि से देखते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। और कविताएं वगैरह, एक्शन सॉन्ग वगैरह, टीएलएम वगैरह, ये बहुत आसान होते हैं, फ्लैश कार्ड वगैरह, इनको देख करके बच्चे आराम से, मतलब उनको रुचि हो जाती है, कलरफुल भी होते हैं वो, ड्राइंग भी होती है, और उनको देख करके बच्चे सोचते हैं ये है क्या, और वो क्या के चक्कर में उसको देखते हैं। वो समझते हैं खेल है, उनको पता नहीं है कि ये पढ़ाई है। उनको पता ही नहीं लगना चाहिए बच्चों को कि वो पढ़ रहे हैं, उनको लगना चाहिए कि वो खेलने आए हैं। और वो खेल खेल के अंदर ही उनको वो है ना बोलना सीख जाते हैं, एक्शन करना सीख जाते हैं, कविताएं बोलना सीख जाते हैं, और मुखौटे वगैरह लगाना, वो हैंड पपेट, कठपुतलियां, इस तरह से मैंने सैकड़ों बना रखे हैं। उन सबको बच्चे ना अपने आप, और मैं नहीं होती हूँ तो वो मोहिनी मैडम भी बन जाते हैं कई बार इस तरह से। मैं समझता हूं कि जो टीएलएम आपने तैयार किया है, हमारे बीच में एससीईआरटी की कविता पाठक मैडम भी बैठी हैं, और आप लगातार पेडागोजी को इम्प्रूव करने के लिए काम करती हैं। और मैं तो उनको ये सलाह देना चाहूंगा, कविता को, वो आप अब यूट्यूब पे लाइव आ गई हैं, तो उनको भी मैं ये एडवाइस करना चाहूंगा कि इन्होंने जो एक वर्ड बोला अपनी बातचीत के दौरान, कि बच्चों को ये पता ही नहीं चलता है कि वो खेल नहीं रहे हैं, वो तो पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई एफएलएन को डिस्क्राइब करता सिंपल वर्ड्स में, या रेमेडियल क्लासेस को डिफाइन करता, तो शायद यही कोटेशन बनता कि हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, हम आपको खिला रहे हैं, और इस खेल खेल में हम आपको सिखा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं शायद मेरी मेरी ड्यूटी पूरी नहीं होगी अगर मैं आपको आज के टॉपिक की तरफ वापस नहीं लेके आऊं, कि मुझे बताया गया कि सर हम इसको चाहते हैं कि राजस्थान में पूरी निष्ठा के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ, हम जो ये हमारी रेमेडियल क्लासेस हैं, 1 to 2 का तो लास्ट ईयर आप लोगों ने वर्क बुक किया था, इस साल हमने वर्क बुक बनाई है 3rd to 8 की, और ये डिलीवरी फील्ड में शुरू हो गई है। और मुझे ये आश्वासन दिया गया है मेरी टीम के द्वारा कि 30 सितंबर तक ये मटेरियल पूरे राजस्थान के स्कूल्स में पहुंच जाएगा। आई थिंक हम इनकी बात पे पूरी तरह भरोसा रखते हैं कि 30 सितंबर तक राजस्थान के हर स्कूल में ये वर्क बुक पहुंच जाएगी। अब वर्क बुक पहुंच जाएगी तो वर्क बुक तो अपने आप कुछ कर नहीं पाएगी, क्योंकि उसके हाथ पैर नहीं है। तो वर्क बुक को आपको लेना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा, और उसका यूज करना पड़ेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने कुछ फॉर्मूला बनाया है, पीछे लगा हुआ है, वो आपको नहीं भी दिख रहा है तो मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमें राजस्थान में इसको प्रॉपर तरीके से लागू करना है, तो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, और हम भविष्य में ये जो प्रिंसिपल्स की भी एक वीसी करके उनको फिर से बताएंगे, लेकिन आप लकी हैं कि आप तो लाइव सुन रहे हैं, वो ये कि क्या हम 3 दिन तय कर सकते हैं हर हफ्ते में, सोम बुध शुक्र, कि भाई ये 3 दिन, अब वैसे तो 5 दिन का हफ्ता है अपना, छठे दिन नो बैक डे है, तो क्या हम सोम बुध शुक्र को सुबह 8 से 9:30, कोई और झमेला नहीं करना अपने को, 3 दिन 1.5 घंटा, यानी कि 4.5 घंटे एक वीक में, जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है, आप कविता सुनाना चाहते हैं, आप कोई खेल खेलना चाहते हैं, आप कोई गेम के थ्रू, या कोई नाटक के थ्रू, या बच्चों को इन्वॉल्व करके क्रिएटिव आर्ट्स के थ्रू, आप बच्चों को कैसे रेमेडियल क्लासेस या वर्क बुक के साथ जोड़ेंगे। और वर्क बुक के साथ जब आप जोड़ेंगे तो आपको पता ही होगा कि वर्क बुक कोई अलग थलग चीज नहीं है, ये आपके टेक्स्ट बुक से जुड़ा हुआ एक वर्क बुक है। तो आप जो पढ़ा रहे हैं बाकी दिनों में, इन 3 दिनों में, सोम बुध शुक्र में, क्या हम अपनी जिंदगी के उन बेहतरीन 4.5 घंटों में एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को। मैं तो ये कहूंगा, मैं तो ये भी नहीं कहूंगा कि आप पढ़ाओ, मैं तो कहूंगा कि क्या आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं कुछ ऐसे बच्चों के साथ जो आपके बच्चे बायोलॉजिकली तो नहीं है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर वैसी ही है जैसे उनके माँ बाप के ऊपर है। तो क्या आप इस गर्व की अनुभूति करना चाहते हैं कि हाँ यार, मैंने तो अपने अंदर ये चेंज लाके देखा। कुछ लोग शायद अपनी जिंदगी में जब काउंट करेंगे ना, किसी एक स्टेज पे जाके 59 साल के हो जाएंगे, 59, 364 दिन के हो जाएंगे, उस दिन शायद एक कैलकुलेशन करेंगे, मैं कितने क्विंटल सब्जी लेके आया मेरे घर के लिए, क्योंकि मेरा सबसे मेन धर्म था घर की सब्जी आई कि नहीं आई, इसीलिए तो मैं सब कर रहा था। मैं कितनी ग्रोसरी किराने का सामान लेके आया, मैं कितने रिश्तेदारों के कितनी बार गया,
मुझे नहीं लगता कि इन तीनों चीजों से देश को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, आपके घर को फर्क पड़ता है, लेकिन हम जानते हैं कि ये सारे काम फिर भी हो जाएंगे। लेकिन आपकी ज्यादा जरूरत कहाँ है? आपके अटेंशन की ज्यादा जरूरत किस चीज को है? इस देश को सुपर पावर बनाने की जिम्मेदारी केवल वैज्ञानिकों की नहीं है, वैज्ञानिकों को बनाने वाले जो है उनकी है, वो है टीचर्स। तो कृपया करके अपने जीवन को सब्जी किराने रिश्तेदारों से मिलने जुलने से ऊपर उठाइए, और वो आप ही उठा सकते हैं। अब मैं एक छोटी सी बात सोच रहा था कि एक टीचर जो है वो बस में बैठे और वो इंतजार कर रहे हैं कि ड्राइवर बस को स्टार्ट करे, लेकिन वो ड्राइवर जो है, वो आपने देखा होगा, बचपन में आप खेलते होंगे, गाड़ी का बस स्टीयरिंग हाथ में लेके घुमाया जा रहा है, इंजन को स्टार्ट ही नहीं कर रहा है। तो उसने 10 मिनट बाद कहा इसको स्टार्ट तो कर ले। तो उसने केवल, ड्राइवर ने टीचर साहब की तरफ देख के केवल मुस्कुरा दिया। उसने कहा ठीक है, मैं दूसरी बस में चला जाता हूँ। अस्पताल पहुंचे और उनके किसी रिश्तेदार को ब्लड चढ़ना था। तो वहां पर उन्होंने देखा कि सामने वाला जो कंपाउंडर है वो ब्लड की बोतल नहीं लेके आया, उसने लाल रंग लिया, पानी में मिलाया और वो उसको ले जा रहा है। तो उसने कहा ये कैसे चढ़ा सकते हो, फेक है ये तो। उसके बाद वो आगे बढ़ता है और देखता है कि उसे भूख लगी। उसने कहा कि चाय के साथ कुछ खा लेता हूं। तो जो चाय वाला बंदा है, अब वो गैस के ऊपर चाय रख रहा है लेकिन गैस को जला नहीं रहा है। तो वो कह रहा है इसको जला तो ले। वो मुस्कुरा रहा है केवल उनको देख के। और लास्ट में जब वो आखिर में गए, जिन ऑफिसर से उनको काम था, उन्होंने कहा कि सर ये मेरा काम है। तो वो ऑफिसर भी शायद उस दिन इसी मूड में थे। उन्होंने साइन तो किए लेकिन पेन का ढक्कन नहीं खुला। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, वो चारों अपनी नजरों से उनको ये कह रहे थे कि शायद आप स्कूल में भी हमारे साथ कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे थे। जिस तरह से आग जले बिना चाय नहीं बन सकती, असली खून के बिना शरीर को फायदा नहीं हो सकता, गाड़ी इंजन में डाले बिना, मतलब कि उसमें पावर में डाले बिना आगे नहीं बढ़ सकती, और तरह तरह से। तो आप ये सब नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा बच्चा? क्या हम लाइफ में दूसरे की फॉर्मेलिटी बर्दाश्त कर सकते हैं? बहुत बुरा लगेगा अगर कोई आपके साथ फॉर्मेलिटी करेगा, बुरा मत मानिए। जब कोई टीचर जोर लगाता है, जब कोई टीचर दम लगा देता है, ऐसे ऐसे टीचर हैं जो सैकड़ों किलोमीटर अपने घरों से दूर रह के 5 किलोमीटर पहाड़ पे चढ़ के किसी स्कूल में जाके 5 बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या मतलब कितना जज्बा होता होगा, कितने कितनी कितनी महान आत्मा होते होंगे वो लोग। हम सोच सकते हैं क्या? हमें तो ऐसा कुछ नहीं करना। बताइए हम में से कितने हैं जो ये वाला काम करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े पहाड़ नहीं है, और जिन एरियाज में पहाड़ है वहां पे हमारे स्कूल ठीक ठाक जगह पे हैं। और आप में से फिर भी अगर कुछ लोग पहाड़ चढ़ते हैं तो आपको सैल्यूट। बहुत सारे लोग हैं जिनको नदी पार करनी पड़ती है, खतरनाक जगहों पे जाना पड़ता है, नक्सलाइट एरिया में जाके पढ़ाना पड़ता है। कश्मीर में भी कोई एलओसी पे स्कूल होगा जहां बच्चे पढ़ते होंगे। तो यार जब हम एक अच्छे खासे शांति प्रिय राज्य में, शांति प्रिय स्कूल में, हमारे अच्छे शांति प्रिय लोगों के बीच में रह के बेहतरीन पढ़ाई करवा सकते हैं, तो फिर हम ये ऐसा क्यों करें कि जो पढ़ाई जैसा लगे? आप ईमानदारी से सोचना मेरी इस बात को कि क्या आप दूसरे के ढकोसले को सहन कर पाएंगे, जो मैंने 3-4 एग्जांपल दिए। अगर ऐसा हो रहा होगा तो आपका गुस्सा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? विल यू बी एबल टू बियर इट? लेकिन शायद कोई हमको ये कहना चाह रहा है लेकिन शायद कह नहीं पाता है कि आप भी ऐसा कर रहे हैं। तो जब मैं एक टीचर हूं और मुझे 1ली से 5वीं या 3री से 8वीं के बच्चों को पढ़ाना है, और मुझे दिख रहा है कि इस बच्चे की शक्ल पे साफ दिख रहा है ये स्लो लर्नर है, इसको ये बात समझ में नहीं आई है, तो क्या बच्चों के जाने के बाद मैं कहता हूं आजा राजू मैं तुझे 10 मिनट और बता देता हूं, डोंट वरी। अगर हमने ऐसा किया है, सैल्यूट। अब ऐसा करने की सोच रहे हैं तो भी सैल्यूट। लेकिन अगर ऐसा करने का विचार दिमाग में नहीं आ रहा है, प्लीज चेक क्यों नहीं आ रहा है, कहां गड़बड़ है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी देश, राज्य, कोई भी विभाग अगर अच्छा बनता है तो वो लोगों के जज्बे से बन सकता है, सामान से नहीं बन सकता, इंसानों से बन सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज का जो हमारा ये उपचारात्मक शिक्षण की बात मैंने की, मैंने आपसे केवल 3 रिक्वेस्ट की है। क्या हम मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे सुबह 8 से 9:30 के बीच में डेडिकेटेडली ये सोच सकते हैं कि मैं राजू की जिंदगी बदलने वाला हूं, मैं मोहन की जिंदगी बदलने वाला हूं, या मैं राधा की जिंदगी बदलने वाला हूं, और मैं उसको बिल्कुल वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे मैं किसी टीचर से मेरे बच्चों को पढ़ाने की उम्मीद रखता हूं? क्या आप ये मान के चल सकते हैं कि जैसा उलाना आपके दिमाग में रहता है, एक एक उलाना आप अज्यूम कर लीजिए ना अपने लिए और फिर कर लीजिए।
कि नहीं मुझे ये वाला उलाना नहीं लेना अपने ऊपर। तो विश्वास रखिए, मैं आपको दावा करता हूं आप खुद के ऊपर गर्व करेंगे, और बड़ा अच्छा लगता है खुद के ऊपर गर्व करना, और वो गर्व आपको महसूस होगा, ऐसा नहीं है कोई फर्जीवाड़ा है। वो आपकी आपके अंदर से आवाज आएगी कि नाउ यू कैन बी प्राउड ऑफ यूर। और उसका क्या मजा है, अगेन वो आप नहीं समझ पाएंगे। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कलर को नहीं समझ पाएगा, तो पहले वैसा बनिए, और ऐसा बना जा सकता है। आपके बीच में सैकड़ों टीचर्स, बल्कि मैं कहूंगा शायद हजारों होंगे, और उनको आज ये लग गया होगा कि चुप नहीं बैठना है, चेंज लाना है। अगर आप अपने स्कूल के अंदर कोई भी छोटा सा चेंज ला रहे हैं, उसको आज बताइए, जताइए। और जिनको लगता है ना क्या है यार, ये भी कोई बताने की बात है क्या, हाँ बताने की बात है, हम सुनना चाहते हैं। आपने अपने स्कूल के कुछ दरवाजे ठीक कराए हैं, वेरी गुड, महान काम। आपने अपने टॉयलेट को पाइप से जोड़ दिया है, जिसके कारण बच्चियों को पानी अलग से नहीं ले जाना पड़ता, वेरी नाइस। मिड डे मील के बर्तन बच्चे बट गए हैं बच्चों में, मेरे वही एग्जाम्पल रहते हैं, मैं क्या करूं। क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक ये नहीं हो जाए मैं ये एग्जाम्पल दूंगा, और एक दिन हम ये कह सके कि नहीं हमारे स्कूल बहुत अच्छे हैं, हमारे यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स हैं वो अपने स्कूल के अंदर सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और मेरी ये रिक्वेस्ट सभी प्रिंसिपल से है कि दो चीजों को प्रमोट हमें करना है, कोई बच्चा पीछे ना छूटे, और रट्टे को खत्म करके समझदारी की तरफ बच्चे को बढ़ाना है। ये दो मकसद अचीव कर लीजिए, हम धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल्स के बराबर और धीरे धीरे उनसे आगे निकलने की तैयारी में हो जाएंगे। और अगर आप मन मन में ये सोचते हैं कि प्राइवेट स्कूल तो आगे निकलेंगे ही, तो मैं आपको याद करा देता हूं, वहां वो वाले टीचर हैं जिनको आपने आरपीएससी या चयन बोर्ड में हराया था। तो आपको याद रखना है ये। अब मुझे नहीं पता कि क्या हुआ ये, तो आप देख लीजिएगा, ज्यादातर तो वही है। तो इसीलिए प्लीज ट्राई टू प्रूव यूर सेल्फ। और ये जो उपचारात्मक शिक्षण है, इसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से करिए। एक छोटी सी कहानी है। एक पक्षी जो है अपनी चोंच में एक बीज दबा के आसमान में उड़ रहा था, और अचानक से वो बीज उसकी चोंच से निकल के नीचे गिर गया, और गिर के एक पुराने किले की दीवार के छेद में गिर गया। तो वो जो पुराने किले की दीवार के छेद में वो बीज गिरा, तो किले की दीवार ने तुरंत उस बीज को कहा गेट आउट, मेरे यहां रहने की जरूरत नहीं है। बीज ने कहा अरे मैडम आप तो इतनी बड़ी हैं, इतनी विशाल हैं, मैं इस छेद में रहूंगा, पड़ा रहूंगा, क्यों मेरे को डिस्टर्ब कर रही हो, मैं कहाँ जाऊंगा। तो किले की दीवार ने कहा नो नो नो। उसने कहा कि प्लीज। तो उसने कहा चलो यार ये छोटा सा बीज क्या कर लेगा, उसने कहा रह ले। अब आप तो जानते हैं बीज की फितरत क्या है, बीज बरसात आई, थोड़ा सूरज पड़ा तो फूट गया, फूटा तो पौधा बना, पौधा बना तो बहुत बड़ा बरगद का पेड़ बना, और बरगद का पेड़ बना तो किले की दीवार को गिरा दिया। कहना क्या चाहता हूं मैं, मर्ज कभी भी छुपाने से घटता नहीं है, बढ़ता है। बच्चे के दिमाग के छेद में अगर अज्ञानता रह गई तो वो कौन सा पेड़ बनेगी, प्लीज सी टू। तो इसलिए बच्चों के अंदर वो जो कमजोरियां रहेंगी 3 to 8, वो कौन से वाली झाड़ी और पेड़ बनेगी वो आपको देखना है। अगर उसके जीवन को हरा भरा करना है तो प्रॉपर सीड डालने पड़ेगी, प्रॉपर सीडिंग करनी पड़ेगी, अच्छी वाली खाद देनी पड़ेगी, लगातार केयर वाला उसके अंदर जो है करना पड़ेगा, कीटनाशक डाल डाल के वो खरपतवार निकालनी पड़ेगी। तो हर बच्चा इस देश के लिए बहुत एसेट प्रूव हो सकता है। और जब इतने सारे बच्चे रूरल एरिया के भी एसेट प्रूव होंगे, हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, हम सेफ हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हमारा आज का एपिसोड भी अच्छा लगा होगा। और मैं फिर से हमारे सभी जो मोटिवेटर्स हैं, जो हमारे आज के स्टार टीचर्स हैं, चाहे वो मतलब तेजाराम जी हैं, रेहाना जी हैं, और हमारे बीच में मोहिनी जी हैं, और हमने 2 लोगों को जो इंटरव्यू किया उनका वीडियो हमने देखा, मैं सभी को, अरुण जी को, मोटाराम जी को, कविता को, और बीसीजी की पूरी टीम को मेरी तरफ से कहना चाहता हूं कि लगातार ये काम करते रहिए। आपको देख के बहुत सारे लोगों को हौसला हो रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है जो जिनको अपने रास्ते पहुंचना है वो तो लगातार चलते रहते हैं, वो ये परवाह नहीं करते कि उनको कितने लोगों ने देखा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये मंजिल की तरफ बहुत सारे लोग बढ़े। आपके वीडियोस की इंतजार रहेंगी। मैं चाहता हूं कि राजस्थान के शिक्षक सितारे का जो पोर्टल है वो क्रैश हो जाए, कल वो क्रैश हो जाए, मतलब उसमें इतने वीडियो आए कि आप लोग शिकायत करनी शुरू कर दें, क्या क्या पोर्टल बनाया है, लोड ही नहीं हो रहा। ऐसा मैं चाहता हूँ सुनना। ऐसी शिकायत मेरे पास आएगी तो मैं मानूंगा कि मेरा यहाँ बोलना कामयाब हुआ, मेरी बात को आपने दिल से सुना और मेरी बात को फॉलो किया। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तेजाराम जी का चंद्रयान वाला वीडियो आप जरूर देख लें, इससे पहले कि ये उसको देखने के पैसे लगा दें। जल्दी से जल्दी आप इसको जो है जरूर देख लें। और इसके साथ ही जो इन्होंने आदित्य L1 का बनाया है वो मुझे भी देखना है, तो आप भी देख लें।
और जल्दी से इसरो से कामना करते हैं कि तीसरी चीज छोड़े ताकि तीसरा भी देखने को मिले। और मोहनी जी का TLM और रेहाना चिश्ती जी की पेडागोजी पे फिर से हम लोग चर्चा करते रहेंगे। अगली बार हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ आप लोगों से बात करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, शिक्षा एक कंटिन्यूस विषय है, और आप लोग अपने कमेंट्स में प्लीज बताइए कि हमें और क्या डिस्कस करना चाहिए, ठीक है ना। कुछ ना कुछ आप आइडिया देंगे तो उससे कोई अच्छी चीज निकल जाएगी। और आपके आसपास यदि कोई अच्छे मोटिवेटर शिक्षक हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, उनके बारे में मत बताना भूलिए, क्योंकि आप लोगों की फीडबैक के बेस पे ही हम लोग बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय हमारे मोटिवेटर और कार्यक्रम के सूत्रधार नवीन जैन सर का और बाकी सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को अंदाज तक पहुंचाते हैं। थैंक यू।